दिया है सर असेसमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। क्या होता है असेसमेंट? जनरली पहला क्वेश्चन मेरा हमेशा यही रहता है कि असेसमेंट का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट? इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद या उसके दौरान जो भी गलतियां हुई हो या नहीं हुई, उसका असेसमेंट करेंगे ये इनकम टैक्स अधिकारी, वो असेसमेंट कर निर्धारण। जो आपने भी वर्ड यूज किया है, कर निर्धारण, यस सर। कर आंकलन, ऑन द सही है बेसिस अथवा ऑफ नहीं है रिटर्न उसके विषय फाइल्ड में। बाय यू यस और सर। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट। जो आपकी इनकम का आंकलन आयकर विभाग करता है तो हम कहते हैं कि वो आपकी असेसमेंट कर रहा है। अब असेसमेंट कई तरह की होती है, लिख लीजिए जिस पे आज हम चर्चा करने वाले। पहली सेल्फ असेसमेंट या समरी असेसमेंट, दूसरी स्क्रूटनी असेसमेंट, तीसरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, चौथी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और पांचवी असेसमेंट इन सर्च केसेस। देयर आर 5 टाइप ऑफ assessment prevailing in the income tax department, in the income tax law. Number 1, summary assessment or self assessment. Second one is scrutiny assessment. Third one is best judgment assessment. Fourth one is income escaping assessment. And fifth one is assessment in search cases. 5 तरह की असेसमेंट की आज थोड़ी थोड़ी बात हम करने वाले। जहां तक सेल्फ असेसमेंट की बात है तो सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 इससे डील करता है। स्क्रूटनी असेसमेंट की बात करूं तो 143 सब सेक्शन 3 में स्क्रूटनी असेसमेंट होती है। बेस्ट जजमेंट की बात करूं तो 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात करता है। 147 इनकम एस्केपमेंट की बात करता है और 153A सर्च असेसमेंट में, सर्च वाले केसेस में असेसमेंट किस तरह की होगी उस तरह की बात होती है। तो 5 तरह की असेसमेंट इनकम टैक्स में प्रिवेल्ड है हर्ष जी। अब सर्च केसेस पे तो आएंगे बाद में, शुरुआत करते हैं सेल्फ असेसमेंट समरी असेसमेंट से। क्या होता है? जो whenever you file a return, whenever you file a return of income under section 139, I am not talking about 139 1 or 4 or 5 or 6, entire 139 is there. Whenever a person is filing return under section 139 or in response to notice under section 142 subsection 1, the department will process this return. Department will process this return, assess this return. अब पहली सिचुएशन होती है, हर्ष जी ने अपनी रिटर्न फाइल की, जो इन्होंने दिखाया था डिपार्टमेंट ने वही मान लिया। इन्होंने कहा मेरी इनकम 7 लाख रुपए की थी, मेरा 12,000 रुपए का रिफंड बनता है। डिपार्टमेंट ने बिल्कुल मान लिया कि 7 लाख की इनकम है, 12,000 रुपए आपका रिफंड है, पकड़िए हाथ। इस असेसमेंट को बोलते हैं सर सेल्फ असेसमेंट या समरी असेसमेंट। ठीक है हर्ष जी? सेल्फ असेसमेंट या समरी असेसमेंट। अब समरी असेसमेंट में भी क्या कुछ एडजस्टमेंट हो सकती हैं? क्या समरी असेसमेंट में भी कुछ आपकी इनकम बढ़ाई जा सकती है या रिफंड घटाया जा सकता है या डिमांड मांगी जा सकती है? तो जहां तक सेल्फ असेसमेंट की बात है उसमें जनरली डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करता है आपकी द्वारा फाइल की गई रिटर्न को, तो हम उसे कह देते हैं कि सेल्फ असेस्ड हो गए। कुछ डिपार्टमेंट ने आपसे पूछताछ नहीं की, कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया, तो वो सेल्फ असेसमेंट हो। लेकिन एक नया सेक्शन आया, सेक्शन 143(1)(a), 143 सब सेक्शन 1A, जो ये बात कहता है कि 143(1)(a) में डिपार्टमेंट चाहे
तो प्रोसेसिंग के दौरान आपको कोई नोटिस नहीं दे रहा, जस्ट बाय प्रोसेसिंग द रिटर्न वो 6 तरह की एडजस्टमेंट कर सकता है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, 143(1)(a) का जो दायरा है वो इन 6 एडजस्टमेंट के बाहर नहीं जा सकता, जो मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूं। 143(1)(a कौन कौन सी 6 एडजस्टमेंट है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली चीज, पानी की बड़े ग्लास, where a return has been made under section 139 or in response to notice under subsection 1 of section 142, such return shall be processed. Such return shall be processed. ये रिटर्न प्रोसेस की जाएगी in the following manner, namely, पहला, the total income and loss shall be computed after making the following adjustment. The return shall be processed after making the following adjustment. क्या कह रहा है हर्ष जी कि आपने जो रिटर्न फाइल की थी, पहले मैंने कहा हर्ष जी ने रिटर्न फाइल की, डिपार्टमेंट ने मान ली। अब आगे क्या कह रहा हूं, 143(1) ने क्या कह रहा है कि इस रिटर्न में हम कुछ एडजस्टमेंट प्रपोज कर रहे हैं। 143(1)(a) वाली समरी असेसमेंट की बात करें तो 6 तरह की एडजस्टमेंट बताई गई हैं हर्ष जी, जो की जा सकती हैं। सलेश जी, यहाँ पे 6 तरह की एडजस्टमेंट, 6 के अलावा कहीं जाना है तो डिपार्टमेंट को स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। अब बिना स्क्रूटनी किए हर्ष जी कौन सी 6 तरीके की एडजस्टमेंट आपकी रिटर्न में कर सकता है? नंबर वन, एनी अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न। एनी अर्थमेटिकल एरर इन द रिटर्न। व्हाट इज अर्थमेटिकल एरर? अर्थमेटिकल एरर क्या है? कैलकुलेशन मिस्टेक। लाइक आपने 15 लाख रुपए की कोई एसेट थी, 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था, 1.5 लाख रुपए बनता है, गलती है 1 जीरो कम लिखेगी, 15,000 लिखा गया। ये क्या है? ये अर्थमेटिकल मिस्टेक है। आजकल तो यह सब कुछ सॉफ्टवेयर कर रहा है, इसलिए अर्थमेटिकल मिस्टेक का होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन दी अर्थ कंप्यूटर सिस्टम। आजकल हर्ष जी सारा कुछ क्या हो गया, खेल हमारा कंप्यूटर का हो गया। तो हमें इनकम टैक्स और जीएसटी के हाथ ना ये कंप्यूटर वाली एबीसीडी सीखनी पड़ेगी। आज हमारी प्रैक्टिस की एबीसीडी बदल गई। मैं हर वेबिनार में जाता हूं, सेमिनार में जाता हूं, तो लोगों को कहता हूं कि हर एबीसीडी क्या है हमारी प्रैक्टिस की। ए मींस एप्पल नहीं सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बी मींस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। C means cyber security and D means data analytics. Data analytics. आज हम बात कर रहे हैं इन 4 चीजों पे। आज पहले तो एओ महोदय का कितना ज्ञान होता था उस पे डिपेंड करता था, और हम हमेशा ये कहते थे हमें जो आता है इनकम टैक्स वालों को उससे कम आता है, इसलिए उनसे कोई भी काम करवा लेते, उनको किसी तरह से भी समझा देते। अब ईओ जो रिप्लेस कर गए, मैंने जो ये 5 तरह की असेसमेंट्स की बात की सर, ये सारी असेसमेंट अब कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है। ईओ इज रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर। whatever information, whatever data is feeding to the computer or provided through information collected through various sources, the department is making assessment on the basis of that only. अब लोग कहते हैं कि यार जीएसटी और मेरी एक्चुअल सेल का मिलान नहीं हो रहा, डिपार्टमेंट ने मेरे को नोटिस दे दिया, कुछ एंट्रीज मेरी 26 में आ रही हैं, मेरी इनकम टैक्स रिटर्न में रह गई, डिपार्टमेंट ने मेरे को नोटिस दे दिया। यानी the work of AO has been replaced by the technology। और एक नया चैप्टर इनकम टैक्स के अध्याय में आ गया, नोट कर लें हर सेक्शन 144B दिया,
144 धारा आपने सुनी है, 144B, दैट इज टॉकिंग अबाउट फेसलेस असेसमेंट। बड़ा खूबसूरत वर्ड आया हमारे इनकम टैक्स के अध्याय में, जिसे हम फेसलेस असेसमेंट के नाम से जानते हैं। और ये फेसलेस असेसमेंट ने ऐसा कमाल कर दिया कि सब कुछ लेस ही होता जा रहा है। हमारा ईओ से मिलना जुलना खत्म हो गया, अपील भी फेसलेस हो गई, ट्रिब्यूनल भी फेसलेस हो गया, रिवीजन भी फेसलेस हो गई, रेक्टिफिकेशन भी फेसलेस हो गई, क्लाइंट भी आज फेसलेस हो गई। फीस के लिए ढूंढते रहो, सब कुछ फेसलेस, कहीं कुछ है ही नहीं। इस फेसलेस के युग में ABCD भी बदल गई, जो मैंने आपको कहा। अब जिस एडवोकेट ने इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करनी है या जीएसटी की प्रैक्टिस करनी है, उसे जीएसटी आता हो ना आता हो, इनकम टैक्स आता हो ना आता हो, लेकिन एआई आनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसे पता होना चाहिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उसे पता होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी का उसे पता होना चाहिए, डाटा एनालिटिक्स का पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूं इनके हमें कोई ज्ञाता या विख्यात वक्ता नहीं बनना है कि क्या ABCD है, बट हमें जैसे कहते हैं ना, एक बच्चे को एक स्कूल में पढ़ना है तो पहले ABCD सिखाई जाती है। तो आज अगर आपको इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करनी है तो इनकम टैक्स की नई ABCD की जो परिभाषा आई है, उसको सीखे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, उसको सीखे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज क्या हो रहा है सर, एवरीथिंग इज डन थ्रू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, ऐप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, आप जिस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस चीज के बारे में सर्च कर रहे होते हैं, उस तरह के सैकड़ों वीडियो आपके पास आने शुरू हो जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना। सपोज यू आर सर्चिंग सम आर्टिकल ऑन गूगल विद रिगार्ड टू इनकम टैक्स और विद रिगार्ड टू असेसमेंट, तो मेरे जैसे लाखों वक्ता वहां दिखा देगा वो। और 2 3 4 दिन तक अगर आपने उस पर सर्च की है तो कई दिन तक आपको वही इंफॉर्मेशन गिरीश जी वो दिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा। क्यों दिखाता रहेगा? क्योंकि ये आप नहीं कर रहे, ये कौन कर रहा है सर? ये AI कर रहा है। अब इनकम टैक्स के AI पे क्या होना है? डिपार्टमेंट ने कहना है कंप्यूटर को कि भैया वो सारे केस बता दो जिनमें कैश डिपॉजिट 50 लाख से ऊपर है, तो सिस्टम निकाल के दे देगा। डिपार्टमेंट ने कहना है कि वो सारे केसेस बता दो जहां जीएसटी की सेल और इनकम टैक्स की सेल नहीं मिलती, वो सारे केस निकाल के बता देगा गिरीश जी। डिपार्टमेंट को यह बताना है कि वो केस बता दो जिनमें जीपी रेशो पिछले साल से कम हो गई है, कंप्यूटर बता देगा। पहले तो एओ साहब और उसकी इंस्पेक्टर फाइलें खोल रहे थे, अब फाइलें नहीं खोलनी, दिमाग में सोचना है। जैसे आप इनकम टैक्स का वीडियो सोच रहे थे, आपने ढूंढा और सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है अपने आप। ऐसे डिपार्टमेंट वाले अपनी मतलब की चीज सोच रहे हैं, उनके कंप्यूटर में AI का टूल लगा हुआ है, जैसा खाना वो खाना चाहते हैं वैसा खाना AI उन्हें परोस रहा है। द मीनिंग, द मैसेज आई वांट टू कन्वे। तो जो आज के डेट में असेसमेंट की परिभाषा थी, इन्वेस्टमेंट को देखने का नजरिया था, कौंसल्स का, प्रोफेशनल्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, एडवोकेट का, वो भी बदल गया। तो बात चल रही थी अर्थमेटिकल एरर की, बात पहुंच गई कहीं और। अर्थमेटिकल एरर की अगर मैं बात करता हूं तो आज के कंप्यूटर के युग में अर्थमेटिकल एरर होना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहां मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं, मैंने एग्जांपल दिया, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन गलती कहां होती है? अभी बड़ी इंटरेस्टिंग गलती क्या हुई, एक एसएससी की कोई 1 लाख रुपए इनकम दिखानी थी, मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर ने क्या किया, 1 लाख लिखने के बाद पॉइंट दबाया, 00 लिखा, वो पॉइंट डाला नहीं गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1 लाख रुपए डालनी थी, वो 1 करोड़ डल गई, 1 करोड़ डल गई। अब लोग कहते हैं कि बिना टैक्स जमा कराए रिटर्न चली जाती है क्या? अब चली जाती है,
टैक्स पेबल के हाथ भी रिटर्न तो अपलोड हो जाती है, और हमारे आर्टिकल क्या देखते हैं, हमारे ऑफिस असिस्टेंट क्या देखते हैं कि जेएस ऑन अपलोड होनी चाहिए, अपलोड होगी तो काम हो गया, कोई टेंशन नहीं है, रसीद आनी चाहिए आईटीआरवी। आईटीआरवी दिखते ही हम खुश हो जाते हैं कि जेब में 1000 रुपए आए, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, 1 लाख की इनकम 1 करोड़ दिखाएगी। क्या ये अर्थमेटिकल मिस्टेक थी, क्या ये क्लैरिकल एरर थी, क्या ये 143 1A के स्कोप में आएगी, क्या होगा, ये अलग चर्चा का विषय है। लेकिन आजकल की डेट में अर्थमेटिकल एरर मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा होंगी। अर्थमेटिकल एरर अगर होती है तो डिपार्टमेंट उसकी एडजस्टमेंट प्रोसेसिंग के दौरान अशोक जी कर सकता है, प्रोसेसिंग के दौरान ही कर सकता है, उसके लिए उसे स्क्रूटनी करने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज में देना, मैंने कहा 6 तरह के एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट अर्थमेटिकल एरर, सेकंड एडजस्टमेंट इनकोरेक्ट क्लेम। इनकोरेक्ट क्लेम कब, इफ सच incorrect claim is apparent from any information in the return। incorrect claim, अभी डिपार्टमेंट ने क्या कहा, मोदी साहब ने कहा जनता को आके कि हम देश के ईमानदार टैक्स पेयर में अपना विश्वास कर रहे हैं, सबका विश्वास सबका विकास, सबका विश्वास सबका विकास। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हमें कोई डिडक्शंस के प्रूफ नहीं चाहिए, किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं चाहिए। आप क्या कीजिए, आप सेल्फ डिक्लेयर कर दीजिए, आपको उतनी डिडक्शन मिल जाएगी। पर हिंदुस्तान के लोगों ने उस विश्वास का क्या फायदा उठाया, आज हर आदमी आता है सर एटीसी 1,500, एटीडी 50,000, एटीजी 50,000, होम लोन 2 लाख, कागज तो कोई लगाना ही नहीं। और अभी आपने सोशल मीडिया पर देखा J&K में काफी सारे अपना प्रोफेशनल्स पे FIR भी हो गई है, किस बेस पे कि रिटर्न में इनकोरेक्ट क्लेम है। क्या ये इनकोरेक्ट क्लेम थे, पहले मैं आपसे पूछता हूं अशोक जी, गिरीश जी, क्या ये इनकोरेक्ट क्लेम थे? माइक ऑन करके बोल सकते हैं हर, या चैट बॉक्स में लिख के बोलिए, चैट बॉक्स में लिखिए हर, ज्यादा बढ़िया रहेगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगी। क्या ये इनकोरेक्ट क्लेम है? मेरे पास कोई एसएससी आता, गिरीश जी पे कोई एसएससी आया, उन्होंने कहा कि मेरी 1.5 लाख रुपए एटीसी है, गिरीश जी ने भी उन पर विश्वास किया जैसे सरकार विश्वास कर रही है, और हमने उसे 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन दे दी। क्या ये इनकोरेक्ट क्लेम है? तो आंसर आ रहा है ये इनकोरेक्ट क्लेम है। लेकिन मैंने आगे भी लाइन बोली थी सर, वो क्या बोली थी, इनकरेक्ट क्लेम अपीरेंट फ्रॉम रिटर्न ऑफ इनकम। क्या ये इनकरेक्ट क्लेम रिटर्न से अपीरेंट हो रहा है? इनकरेक्ट क्लेम तो था, लेकिन क्या ये आपकी जो रिटर्न फाइल की है उसको देख के क्या बांके बिहारी लाल भी बता सकते हैं कि इनकरेक्ट लिया था? 1.5 लाख देता है डिपार्टमेंट, मैंने 1.5 लाख दे दिया, where the SSC is wrong, why the burden is shifting on me? किसने कहा था कि सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास? हमने तो नहीं कहा था सर डॉक्यूमेंट हटा दो, हमने सरकार को कभी कहा था कि एटीसी के प्रूफ ना लो, हमने कभी सरकार को कहा था कि एटीडी के प्रूफ ना लो? उन्होंने अपनी मर्जी से खत्म किया, और जब लोगों ने गलत क्लेम लेने शुरू कर दिए तो नाम अधिवक्ताओं का, सीए का, प्रोफेशनल का बदनाम कर दिया कि वो लोग गलत कर रहे हैं। हम कहां गलत कर रहे हैं भाई? हु इज फाइलिंग द रिटर्न? द assessee is filing the return under his signature। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका ऑडिट कर रहा है? नहीं कर रहा। मैं कोई अटेस्ट फंक्शन कर रहा हूं? नहीं कर रहा। कोई आके मेरे को झूठ बोल रहा है
क्या मैं कोई डिडक्टर हूं या कोई डिडक्टिव हूं कि वो पता लगा कि एलआईसी झूठी है या ही तो झूठी है? आई एम ए नॉट ए फोरेंसिक एक्सपर्ट, I am a chartered accountant, sir. I am a advocate. I have to rely on the paper produced by the client to me. Getting my point, हर्ष जी? मैं कोई डिडक्टिव नहीं हूं सर, मैं कैसे पता लगाऊं? और डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? अपने आप का सबका विश्वास सबका विकास। अब जब विकास ज्यादा ही होने लगा तो क्या कह रहे हैं कि कौंसल्स गलत कर रहे थे, इन पे एफआईआर करो, इनको फंसा लो। सर इसीलिए मैंने क्लेम तो है सर, लेकिन इनकरेक्ट क्लेम अपीरेंट फ्रॉम रिटर्न नहीं है सर। रिटर्न देख के कोई नहीं बता सकता कि ये गलत था। गेटिंग माय पॉइंट? द मैसेज आई वांट टू कन्वे, इट इज इनकरेक्ट क्लेम, बट दिस इनकरेक्ट क्लेम इज नॉट अपीरेंट फ्रॉम रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है हर्ष जी? जी सर। इनकरेक्ट तो है लेकिन अपीरेंट फ्रॉम रिटर्न नहीं है सर। रिटर्न देख के नहीं पता चल रहा कि झूठी है कि सच्ची है। गेटिंग माई पॉइंट? वो तो जब आप स्क्रूटनी करोगे तभी पता चलेगा। तो 143 1A नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डिटेल्ड स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट सर, थर्ड, डिसअलाउंस ऑफ लॉस क्लेम इफ रिटर्न फॉर द ईयर इज फाइल्ड लेट। अब आपको पता है कि अगर ड्यू डेट 139(1) वाली जो है उसके बाद अगर आप रिटर्न भरते हैं तो आपको लॉस का क्लेम नहीं मिलता है। तो ऐसा कोई क्लेम आपने ले लिया, रिटर्न की डेट थी 31 जुलाई, आपने रिटर्न भरी सर 30 सितंबर तक। अब डिपार्टमेंट कहता है 31 जुलाई डेट थी, आपने 30 सितंबर को भरी, इसलिए आपका लॉस नहीं मिलना, लेकिन आपने ले रखा है, लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रखा है, तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होना था। इसकी एडजस्टमेंट कौन सी हो सकती है? 143 1A में हो सकती है। तो 3 एडजस्टमेंट मैंने बता दी, 3 बकाए हैं। अर्थमेटिकल करेक्शन, दूसरी आपका भी इनकरेक्ट क्लेम, थर्ड डिसअलाउंस ऑफ लॉस। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। हाँ जी, हम क्या करते हैं, एक आदमी आया जिसकी रिटर्न 31 जुलाई को जानी थी। अभी सुनेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्रैक्टिकल सिचुएशन शेयर करने जा रहा हूं। 31 जुलाई को रिटर्न जानी थी, किसी कारणवश 31 जुलाई तक नहीं जा पाए, बिजनेस करता है। तो हम क्या करते हैं हर जी, उसके 5,000 10,000 बचाने के चक्कर में हम उसे कहते हैं कि भैया ऑडिट करा ले, इसका ऑडिट करा ले तो आपकी डेट 30 सितंबर हो जाएगी। क्या ऑडिट करा लेने से डेट 30 सितंबर हो जाती है सर? क्वेश्चन मेरा ये है आप सभी अधिवक्ताओं से। क्या जस्ट बाय डूइंग ऑडिट और जस्ट बाय मेकिंग द कंप्लायंस ऑफ ऑडिट माय डेट इज एक्सटेंडेड? दीपक जी क्या कहना है इस बारे में? दीपक महेश्वरी, आगरा। सर मैं नहीं मान सकता कि ऑडिट कराने से हम उसको रिलीफ दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है दीपक जी ने, यही व्यू है, यही मैं समझाना चाहता हूं। तो अगर आपने उसका ऑडिट कर भी दिया है तो उसको लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होना है, क्योंकि द स्टैट्यूटरी ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 इज 31 जुलाई इन दैट केस। वेरी ट्रू, आई एम एग्री विद यू। तो इससे कोई डेट एक्सटेंशन नहीं मिल जाती। तो ये बात मैंने इसको दूसरी तरह भी समझ लीजिए, जिन हबीएस एससी की रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल होनी थी और हम ऑडिट करके 30 सितंबर तक भर देते हैं, वो हम लेट फीस के लिए लाइबल हैं। वो सभी केस लेट फीस के लाइबल है। और जिन जिन केसेस में लॉस कैरी फॉरवर्ड होना था या कोई 10A 10B 10C की चैप्टर 6A वाली डिडक्शन मिलनी है, पार्ट सी वाली, वो नहीं मिलेंगे आज जी। जिस दिन डिपार्टमेंट की एआई इस पे भी दिमाग चलागी ना, अब मैं जहां जाके बोलता हूँ लोगों को समझाता हूँ, कह रहे अभी डिपार्टमेंट से नोटिस नहीं आ रहे। मैं कहा भैया नोटिस इसलिए नहीं आ रहे कि डिपार्टमेंट के कंप्यूटर में अभी यहाँ पे चेक नहीं लगा। जिस दिन चेक लग गया ना, वो मीटर 6 साल पीछे से घुमाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? जी बिल्कुल सर। वो तो 6 साल पीछे से चलता है उनका मीटर, तो वो 6 साल पुराने केस ओपन कर देंगे फिर। वो इनकम स्केपिंग में ला देंगे सर सारे केसेस पर। हाँ बिल्कुल, सबको ला देंगे।
लेकिन आप देखिए जो मैंने ABCD समझाई इसीलिए समझाई कि जिस दिन उस पर AI काम करना शुरू करेगी उसी दिन से ये काम शुरू हो गया। फोर्थ पॉइंट सर, कौन सी एडजस्टमेंट होती है? फोर्थ पॉइंट है सर, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन इनकम इंडिकेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट टेकन into account in computing the total income in the disallowance of expenditure indicated in audit report। हर चीज मैं 3CB 3CD देता हूं। अब मैं एक एक इशू उठाऊंगा, छोटे छोटे से पॉइंट है। मैंने खैर उसमें लिख दिया कि ये ESI और PF लेट जमा हुआ था। क्या मैंने ये डिसअलाउंस किया सर? जी दीपक जी, मैंने ऑडिट रिपोर्ट में लिखा कि ये ESI और PF लेट है। वेदर आई रिकमेंडेड दिस No. डिसअलाउंस? गिरीश डोबरियाल जी बताएं, गिरीश डोबरियाल जी लखनऊ, गिरीश डोबरियाल जी रायबरेली। गिरीश जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है। जी जी, बिल्कुल नहीं सर, आई एम नॉट एग्री विद दिस। ये जी ऑडिट बोलिए। रिपोर्ट में 44 AB की जो ऑडिट रिपोर्ट में अगर मेंशन कर दे रहा है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो डिसअलाउंस करना है न करना ये तो CPC का काम है, या हमको इंडिकेट नहीं करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंडिकेट नहीं करता है। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। बिकॉज द चार्टर्ड अकाउंटेंट जो दे रहा है उसकी ऑडिट रिपोर्ट कौन सी है? 3CB ऑडिट रिपोर्ट है या 3CD है सर? ये भी बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है शर्मा जी कि मेरी जो रिपोर्ट है वो 3CB है या 3CD है? My report is 3CB or 3CA only. 3CD is a statement of particulars given by the SSC, the genuineness of which is verified by me. मैंने कहा कि अगर डिसअलाउंस है वो तो डिटेल उसने खुद दी है, रेट वाइज। और हु आई, हर जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट इट कि हु इज आई टू डिसअलाउ द एक्सपेंडिचर? मैं कोई ये हूं, मैं कैसे डिसअलाउड कर दूंगा उसका खर्चा? I can give my opinion only. I Right, can sir. give my opinion only. सर ये रुपेंद्र दंड है क्या पूछ रहे हैं? इन्होंने हाथ रेज किया हुआ है, इधर पूछिए। जी सर। सर लांबा सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। अभी जो आपने कहा ना कि 3CA और 3CB जो है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट, अगर उसमें वो क्वालिफिकेशन देते हैं जो अपनी रिपोर्ट देते हैं, वेदर वो भी उसमें लिख दें कि ये उन्होंने वहां पर क्वालिफिकेशन दे दी कि ये मैं समझ गया सर, समझ गया। मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ। वही चीज डिसअलाउड हो सकती है जिसका ब्यौरा मैंने ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स में 3CB में दिया है, ना कि 3CD वाले डिसअलाउंस हो जाएंगे। उसमें तो क्वांटिफाई करते हैं सिर्फ, उसमें तो क्वांटिफाई कर रहे हैं। और 3CD जो डॉक्यूमेंट है सर वो SSC का है, मेरा नहीं है। मेरी कर्म भूमि तो 3CB है, मेरे को तो वही कर्म करने का अधिकार दिया गया है। 3CB के बाद तो मैं जा ही नहीं सकता सर। 3CD की गीता पढ़ूंगा, उसके बेस पे जो लिखना है वो 3CB में लिखूंगा। 3CD में जो भी पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, आई हैव टू चेक इट, आई हैव टू वेरीफाई इट, आई हैव टू ऑडिट इट। ऑन द बेसिस ऑफ इट I have to form my opinion, and that opinion is to be given in 3CB or 3CA only. Whatever I am mentioning in 3CB or 3CA, and if that particular thing is not added while filing the return, only then 143A is applicable. Getting my point, sir? Right, sir. Is clear to you all? तो चौथी चीज भी बोथ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होती। अर्थमेटिकल मिस्टेक गया, इनकरेक्ट क्लेम गया, डिसअलाउंस ऑफ लॉस गया, ऑडिट रिपोर्ट गया। आगे चलिए सर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आगे। पांचवी चीज कहता है डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन अंडर पार्ट C ऑफ चैप्टर 6 है। पार्ट C ऑफ चैप्टर 6 से है, कोई बताएगा पार्ट C ऑफ चैप्टर 6 से क्या है? सीए शर्मा साहब, पार्ट C ऑफ चैप्टर 6 से। शर्मा जी सहारनपुर सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। कीजिए अपना। पार्ट C ऑफ चैप्टर 6 से।
सीएम शर्मा जी, ना माइक्रोफोन ऑन कीजिए, अपना माइक्रोफोन बंद है आपका, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सीएम शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए सर, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ आगे कंटिन्यू। पार्ट सी चैप्टर 6 से। सीताराम छाबड़ा जी, आप माइक्रोफोन ऑन करके सर जवाब दे दीजिए। जो सर ने सवाल पूछा है, मनोज सर ने, उसका जवाब। हाँ जी, अभी वो सवाल पार्ट सी पूछा। ऑफ चैप्टर 6 से। 6 है का पार्ट सी। 6 ए का पार्ट सी तो आपका डिडक्शन वाला हो गया। कौन सी डिडक्शन सर, यही तो पूछ रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। पार्ट सी चैप्टर 6 से सर इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन की बात है। इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन कौन सी है? मेरा कोई पावर प्रोजेक्ट है, मेरा कोई होटल का प्रोडक्ट है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का है जो किसी स्पेसिफाइड जोन में लगा हुआ है या टैक्स फ्री एरिया में लगा हुआ है, तो ऐसे केस में भी अगर मैं एग्जम्पशन का बेनिफिट लेना चाहता हूं तो मेरे को रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) से पहले रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर नहीं भरी तो उसकी एडजस्टमेंट भी 143(1) में हो सकती है। तो अगर आपने रिटर्न तो लेट भरी थी, बिलेटेड भरी थी, लेकिन उसका बेनिफिट ले लिया, तो हाँ जी वो गलत है, वो 143(1) में एड बैक हो जाएगा। पांचवी एडजस्टमेंट। छठी एडजस्टमेंट बड़ी मजेदार है, जिसपे आप सबको मजा आने वाला है। छठी एडजस्टमेंट ये कहते हैं, addition of income appearing in form 26AS or form 16A or 16 which has not been including in computing the total income in the return। ये क्या कह रहे हैं? 26AS पे जो इनकम आ रही है सर जी, वो इनकम आपने रिटर्न में नहीं दिखा, तो हम एडिशन कर देंगे। क्या ये हो सकता है सर? कोई चीज 26AS में आ रही है, मैंने रिटर्न में नहीं दिखाई, तो क्या मेरी एडिशन हो जानी चाहिए हर्ष जी? 26AS में नहीं आ रही है, रिटर्न में नहीं दिखाई। आर के मलिक साहब, प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सर, उसके अलावा कुछ नहीं डिस्कस करने वाला मैं। मलिक साहब मुजफ्फरनगर। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर का जवाब। ऐसा है जी कि जो 26 है, जैसे हमारा इंटरेस्ट इनकम ही है जी, वी आर टू क्लेम आफ्टरवर्ड्स, नॉट इन 26 years। ओके। देन आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन वी आर टू पर डिपार्टमेंट तो हर रोज एडिशन किया जा रहा है। हाँ जी, डिपार्टमेंट तो कहता है कि 26AS में नहीं आ रही थी, आपने रिटर्न में नहीं दिखाई, मैं क्यों ना ऐड कर दूं। हम तो वो दिखाते हैं ना जी, पूरी इनकम दिखा के फिर डिडक्शन क्लेम करते हैं और फिर उसको नेट इनकम में ले जाते हैं। सर वो वही करना तो वही है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। जी उन्होंने जी क्या लिखा, अब सपोज करो 194N है, कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक। यस यस यस, कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक, वो फॉर्म 26AS में तो आ रहे हैं, हाँ जी हाँ जी लेकिन क्या मेरी इनकम है? जी, नो नो। मेरा क्वेश्चन समझिए, वो कैश विड्रॉवल 26AS में तो आ रहा है, क्या मेरी इनकम है? नहीं सर, इनकम नहीं है वो। नहीं जी, कोई SFT की इंफॉर्मेशन आ रही है, वो इनकम नहीं है। वो क्या ऐड कर सकता है? सिर्फ इनकम। 194C है, कॉन्ट्रैक्ट पे मेरा TDS कटा हुआ है, वो मेरा रेवेन्यू है हर, मेरी इनकम का है, वो मेरा रेवेन्यू आ रहा है। ये थोड़ी कि जो कुछ 26AS में आ गया उठा के मेरी इनकम में ऐड कर दो। और हकीकत में आज जी हो यही रहा है। Whatever appearing in the 26AS, they are treating it as my income। सर पहले इनकम बनेगी, फिर टैक्स लगेगा। हर कोई चीज जो 26AS में दिख गई वो मेरी इनकम नहीं हो सकती। द मैसेज आई वांट टू कन्वे हियर, गेटिंग माय पॉइंट? 26AS में किसी चीज का दिख जाना मेरी इनकम नहीं बन जाता। कैश विड्रॉवल का आपको एग्जांपल दिया, 194C का दिया। अब इंश्योरेंस कमीशन है, इंश्योरेंस कमीशन में मेरे पास 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कमीशन आ गई, उसमें मैंने खर्चे भी तो किए हैं मेरे भैया। मेरी इनकम तो होता 10 लाख में है 2 लाख ही हो,
और कह रहे कि आपने इंश्योरेंस कमीशन 26A में आ रही है, उस पे 194D में TDS भी कटा हुआ है, व्हाई यू आर नॉट रिफ्लेक्टिंग इन योर इनकम। अरे मेरी इनकम तो भैया PL बनाऊंगा तो तब निकलेगी। गेटिंग माई पॉइंट हर्ष जी? जी सर। हर कुछ 26A में आ जाना आपकी इनकम नहीं है, पहले इनकम बनेगी फिर टैक्स लगेगा। तो ये तो हर 143(1) है, इसमें सिर्फ ये 6 तरह की एडजस्टमेंट हो सकती हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की। इसके बाद 143(1A नहीं जा सकती। अब दूसरा अहम क्वेश्चन ये आता है, मेरी कुछ इनकम 26A पे आई और डिपार्टमेंट ने उसकी एडिशन कर दी, क्या 143(1A में जो एडिशन हुई है, जो एडजस्टमेंट हुई है, वो अपीलेबल है? मेरा स्क्रूटनी में केस नहीं लगा था, मेरे पास कोई डिमांड नोटिस नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, मेरी तो 143(1A में एडजस्टमेंट कर दी कि ये तो 26A में इनकम आ रही है, आपने ITR नहीं दिया, रिटर्न प्रोसेस की, मेरी डिमांड निकाल दी। वेदर दिस डिमांड इज अपीलेबल? कि मेरे को पैसे जमा कराने ही पड़ेंगे? ये तो हर एक के साथ हो रहा, हर की टेबल का वर्क है, रोज दिन डिमांड निकल के आ जाती है। वेदर इट इज अपीलेबल सर? बताइए सर, कोई भी, मेरे से बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, अपील वर्क भी कर रहे हैं, क्या 143(1A की अपील हो सकती है? यस सर, सर हो सकती है। हो सकती है, हो सकती है। तो सर अब मेरे पास अपील करने के लिए नोटिस ऑफ डिमांड चाहिए सर, इस केस में नोटिस ऑफ डिमांड तो है ही नहीं। सर 143(1A का ऑर्डर तो आ जाता है ना सर? ऑर्डर तो आते ही नहीं सर, इंटीमेशन आती है। इंटीमेशन ऑर्डर के बिल तो हो ही जाती है ना सर? सर आप करके देखिए, वो सबसे पहले कहते हैं नोटिस ऑफ डिमांड शुड बी देयर। हाँ, नोटिस ऑफ डिमांड तो मांगते हैं, डिमांड वो मानते हैं नोटिस ना, फिर कैसे अपील कर लूंगा? सर नहीं है ये। सर ये अपीलेबल है, अपीलेबल तो है सर, ये तो अपीलेबल है। अब जो रही बात रुपिंदर जी वाली, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सर सेक्शन 154 जो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक से डील करता है, उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आपके पास नोटिस ऑफ डिमांड नहीं है किसी केस में, तो इंटीमेशन इशूड अंडर सेक्शन 143(1A इट ट्रीटेड एज नोटिस ऑफ डिमांड। वो नोटिस ऑफ डिमांड बन जाएगी, जो रुपिंदर जी कहना चाह रहे थे, लेकिन अज्ञानतावश पूरी बात संभाल नहीं पाए, अधूरा ज्ञान था। ज्ञान तो था इन्हें, लेकिन अधूरा ज्ञान था। वो अपीलेबल है, डेफिनेटली अपील कर सकते हैं, हम इसको वेव भी करा सकते हैं, अपील जीत भी सकते हैं, डिमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटीमेशन डीम्ड नोटिस ऑफ डिमांड सेक्शन 156 मानी जाएगी। चलिए सर आगे चलते हैं। अब डिपार्टमेंट ने 143(1 में कोई एडजस्टमेंट करनी है, मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है, या कंप्यूटर अपने आप ही कर देगा? एसएससी को मौका दिया जाएगा कि सीधी फांसी लगा दी जाएगी? कानून क्या कहता है? 143(1A में एडजस्टमेंट करनी है, क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होनी चाहिए? बीइंग हर्ड होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और 143 सेक्शन में ये लिखा भी हुआ है, इवन इन द केस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न वेयर देयर इज ए डिमांड। अगर कुछ नहीं है, जो जब शुरू में मैंने एग्जांपल दिया था, हर्ष जी ने 7 लाख की रिटर्न भरी, 7 लाख मान लिया, फिर तो कोई अपॉर्चुनिटी का चक्कर नहीं है। लेकिन अगर एसएससी की डिमांड निकल रही है या रिफंड कम हो रहा है, दोनों चीजें सर, इफ देयर इज ए डिमांड एंड डिक्रीज इन रिफंड और डिक्रीज इन लॉस, 3 चीजें बोल दी सर मैंने। लॉस कम हो रहा है एडजस्टमेंट की वजह से, मेरा रिफंड कम हो रहा है, मेरी डिमांड निकल रही है, यानी जो होने जा रहा है वो एसएससी के फेवर की बात नहीं है, तो उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है। लेकिन प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है? यस मिलती है,
वो आपको एडजस्टमेंट करने प्रपोज करने से पहले आपको जो वेरिएशन वो करने जा रहे हैं, जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो एक चिट्ठी लिखते हैं कि आप इन एडजस्टमेंट से एग्री हैं या एग्री नहीं है। और जिस वजह से आप एग्री नहीं हो सकते, जो मैंने अभी इतनी डिटेल में डिस्कस की, वो आपको चैलेंज करनी है। आपको बताना ये मेरी इनकम ही नहीं है, 26S में तो आ रही है, ये इनकम नहीं है, ये इनकरेक्ट क्लेम नहीं है, ये डिसअलाउंस ऑफ लॉस नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? जब कभी वो चिट्ठी आए तो ये ना सोच लेना कि कंप्यूटर ने डिमांड निकाली है तो ठीक ही होगी। आपको उस चिट्ठी का जवाब देना है, आपको ये बताना है कि ये एडजस्टमेंट क्यों नहीं मेड होनी चाहिए। और अगर आप अच्छे से बताएंगे तो मामला वहीं रुक जाएगा, मामला वहीं रुक जाएगा। अगला सवाल ये आता है, कितने दिन में ये जवाब देना है? कितने दिन में ये जवाब देना है? इसमें 30 दिन का समय है आपके पास। जैसे अपील करने के लिए 30 दिन का समय होता है, यहां पे भी 30 दिन का समय, 30 डेज के अंदर आपको कहना है कि एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपके जवाब से वो सहमत नहीं होता और एडिशन मेड कर देता है, तो आप अपील कर सकते हैं जिस दिन से आपको इंटीमेशन आई उससे अगले 30 दिन तक। जिस दिन से आपको इंटीमेशन आई उससे अगले 30 दिन तक। अब अपील होगी, अपील होने के बाद जो भी फैसला आएगा आगे वही ट्रिब्यूनल और वो वाला चक्कर। अब एक बड़ा अहम क्वेश्चन आता है, हर ये 143(1) में डिमांड कब रेस होगी? जब रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी। जब रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी, जब तक रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई 143(1) नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज पॉसिबल ओनली ऑन प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न। तो हाजी जी, मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सभी व्यूअर्स से यहाँ पर। जो रिटर्न मैंने सर 15 दिसंबर को भरी, बिलेटेड भरी, डिपार्टमेंट को वो रिटर्न कब तक प्रोसेस करनी है? एक रिटर्न मैंने 15 दिसंबर 2022 को भरी थी, जो आज तक प्रोसेस नहीं हुई है, तो उसकी प्रोसेसिंग का डिपार्टमेंट के लिए पास क्या टाइम है? सुयश हितकारी बताएंगे। पता सुयश हितकारी 9 मंथ। कमेंट में 9 मंथ कब से सर? 9 मंथ का टाइम कब से स्टार्ट होगा? 15 दिसंबर से? Manoj was end of the financial year. From the end of the financial year. Yes. यानी फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा था सर? 31 मार्च 23 को। जी 31 मार्च 23 को। 31 मार्च 23 से 9 महीने कब हुए? 31 दिसंबर 23 तक। यानी 143(1) जी आपको 31 दिसंबर 23 तक आ सकता है। अब बात करते हैं स्क्रूटनी की। समरी तो हो गया सर, समरी असेसमेंट हो गया, स्क्रूटनी पे आते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन है, इससे लिंक था इसलिए यहीं कर लेता हूं। एक इनकम टैक्स की रिटर्न अभी प्रोसेस नहीं हुई है, अभी रिटर्न फाइल की थी, प्रोसेसिंग नहीं हुई है, क्या वो स्क्रूटनी में ली जा सकती है? यस सर, ली जा सकती है सर। ओके, अब स्क्रूटनी में ले ली, क्या उसकी प्रोसेसिंग 31 दिसंबर तक बाद में होगी? अभी स्क्रूटनी का फैसला ही नहीं आया, क्या वो फिर प्रोसेसिंग होगी ही नहीं? तो 143 में हो जाएगी। दोनों चीजें अलग अलग होगी ना, आप समझिए। अभी आपने कहा समरी कब तक हो सकती है? 31 दिसंबर तक हो सकती है। उससे पहले क्वेश्चन मैंने कहा कि अगर रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई तो क्या स्क्रूटनी में ली जा सकती है? आपने कहा ली जा सकती है, मैंने कहा बिल्कुल ली जा सकती है। अब स्क्रूटनी में लेने का टाइम कब तक है? 30 सितंबर। ये भी बता दी। 30 सितंबर सर। हर पहले होता था 30 सितंबर, गिरीश जी पहले होता था, पुराना हो गया। जी जी जी। अब क्या है? इस साल के जो केस लगने हैं कब तक लगने हैं? 30 जून है। 30 जून है। हाँ 3 मंथ फ्रॉम द एंड, 30 जून। तो 30 जून तक तो केस लगाना है। आपने कहा 30 जून तक केस पिक कर लो, स्क्रूटनी में केस ले लिया, उधर कुछ प्रोसेसिंग करके मेरी और एडजस्टमेंट कर दी, इनकम बढ़ा दी,
जी जी अब मेरा जो असेसमेंट हुई 143 1A में हुई या 143 3 में होगी, दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि स्क्रूटनी इज समथिंग एक्स्ट्रा। जी 143 1A के लिए अलग अपील करनी पड़ेगी, 143 3 के लिए अलग अपील करनी पड़ेगी, अगर आप सहमत नहीं है तो। क्योंकि 143 3 डिपार्टमेंट तब करता है जब आपकी इन 6 लाइनों से बाहर कहीं इनकम है। जो 6 चीजें मैंने अभी बताई, इस दायरे से बाहर जाना है तो तब डिपार्टमेंट जाता है वहां। अब 143 3 है, पहले आता है 143 2। जब कभी डिपार्टमेंट आपकी इनकम की डिटेल में गहनता से जांच करना चाहता है जी तो वो आपकी स्क्रूटनी करेगा। चाहे अभी हुआ नोटिफाई कि आपने तो फेक डिडक्शंस ले रखी हैं, जी जी अपीरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, 143 1 में फिट नहीं होता था, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, 143 3 करेगा। उसके लिए उसे क्या करना है, आपकी रिटर्न को मिन्यूटली स्क्रूटनाइज करना है, गहनता से जांच करनी है। फॉर मिन्यूटली स्क्रूटनाइजिंग द रिटर्न, द डिपार्टमेंट विल इशू यू ए नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 बिफोर 30th जून, बिफोर 30th जून। अब बड़ी अच्छी बात क्या हुई हज जी यहां पर, जी सर। कि 3 महीने के अंदर नोटिस देना है। 3 महीने का टाइम हुआ करता था पहले, आप अब भी उन्होंने कहा जी अब तो हमें केस फिक्स करने का टाइम ही 3 महीने मिल रहा है। पहले भी 6 मिलता था और अब भी 6 मिलता है। हमारी आंखों पे फिर पट्टी डाल दी, क्योंकि हमारी रिटर्न के 3 महीने काट लिए। पहले रिटर्न 31 मार्च तक जाती थी, अब कब तक जाती है, 31 दिसंबर तक जाती है। असेसी का तो ये माइंड वॉश करते रहते हैं कि हमें तो असेसमेंट के लिए टाइम ही 3 महीने का मिल रहा है। पहले भी 6 मिल रहा था, अब भी 6 मिल रहा था, उल्टा मेरे 3 महीने कम हुए, उनके तो 6 के 6 ही हैं। गेटिंग माई पॉइंट। मेरे 31 मार्च से 31 दिसंबर हुए हैं, अब उन्हें 31 दिसंबर से लेकर 30 जून तक का टाइम मिल गया, तो कितने महीने मिले, 6 महीने। पहले 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मिलते थे, कितने महीने मिलते थे, 6 महीने। तो टाइम मेरा कम हुआ कि उनका कम हुआ। और बताया क्या जा रहा है मीडिया में कि उनको असेसमेंट का टाइम घटा दिया, हम तो 3 महीने में फैसले कर देंगे। बट इज हैपनिंग, किसी को भी पढ़ा लो, किसी को भी दिखा लो, सबको बात समझ आती है। अब 3 महीने का समय तो मिलना है सर। 143 2, हु विल इशू 143 2 नाउ, सीपीसी 143 2 कौन देगा? सीपीसी सर। पुराना कानून में तो हर जेओ दिया गया था, जुरिस्डिक्शनल एसएससी नाम की एक चिड़िया होती थी। नेशनल जी। फेस असेसमेंट यूनिट से आएगा सर नोटिस। नहीं नहीं सीपीसी देगा। रुपिंदर जी कह रहे हैं असेसमेंट यूनिट से आएगा, नहीं सीपीसी सीपीसी से आएगा। सीपीसी से आएगा सर। सर एनएफएससी। ये नोटिस आएगा हर नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर न्यू दिल्ली से। सीपीसी का काम रिटर्न प्रोसेस करना है, असेसमेंट करना नहीं है। असेसमेंट करने के लिए अलग से एक बॉडी बना दी गई है, दैट इज नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। नफास ये नोटिस आपको देगा। अब ये नवास नोटिस देगा, ये नोटिस 30 जून तक इशू होना जरूरी है कि 30 जून तक सर्विस होना जरूरी? इशू करना है 30 जून तक कि सर्विस भी करना है? सर्विस भी करना है। जी सर, सर्वड लिखा आ रहा है, विनोद मित्तल जी लिख रहे हैं, सीताराम जी लिख रहे हैं इशू करना है। इशू है। इशू और सर्विस में क्या फर्क है सर? चलिए ये भी बात कर लें आज के टाइम में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इशू एंड सर्विस? अब तो सर पोर्टल पे इशू हो जाता है तो उसी दिन सर्व मान लिया जाता है, तो इसलिए दोनों में अंतर नहीं है। हाँ कभी कभी पोर्टल पे देर से आता है नोटिस,
अब नोटिस इसमें दिखता है अच्छी बात क्या है सर, ये जी सर्विस होना है। पहले जी तो बड़ा झंझट होता था ये सर्विस कराने का, जी कि एसएससी तक पहुंच जाना चाहिए। अब इसमें इंटरेस्टिंग इश्यू ये आया, सपोज कीजिए दीपक जी के एक एसएससी का केस लगा, 143(2) है। दीपक जी उसके वकील हैं, दीपक जी ने अपनी ईमेल आईडी दी हुई थी, उसकी सर्विस होगी दीपक जी की ईमेल आईडी पे, और मीनवाइल उसने दीपक जी को वकील बदल लिया और हर्ष जी को रख लिया। दीपक जी ने देखा कि इस एसएससी का नोटिस आया है, इन्होंने कहा कि मेरा क्या लेना देना, मेरे से तो ये चला गया। और हर्ष जी के पास जब खबर आई कि ये केस लगा है, तो हर्ष जी ने कहा कि मेरे पे तो कोई सर्विस ही नहीं हुई। गेटिंग माई पॉइंट? क्लाइंट किसका था? दीपक जी का। दीपक जी ने अपनी मेल डाली हुई थी, दीपक जी की मेल पे सर्विस भी हुआ। अब क्लाइंट हर्ष जी का है, हर्ष जी कह रहे हैं कि मेरे को नोटिस सर्विस नहीं हुआ 143(2) का, हेंस इट इज जुरिसडिक्शनल डिफेक्टिव नोटिस, इसलिए आप मेरा केस स्क्रूटनी में लगा ही नहीं सकते। क्या हर्ष जी की काउंसलिंग ठीक है? सर्विस किसको करना है, कहां जाके चिपकाना है? जब हर्ष जी ने जो क्लू लिया, बहुत पहुंचे हुए वकील हैं हमारे हर्ष जी, क्या ठीक हैं? क्लाइंट के डेटाबेस में जो मेल आईडी पड़ी हुई है उस पर सर्विस हो गई, काफी है। संजय जी ने बड़ा रेलेवेंट आंसर दिया, इफ सम नोटिस इज पेस्टेड इन ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ द एसएससी, वो मेल्स पे सर्विस तो होना ना होना एक तरफ है, एज एंड व्हेन द नोटिस इज पेस्टेड ऑन द ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ द एसएससी, इट इज डीम्ड टू बी सर्व, इट इज डीम्ड टू बी सर्व। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आगे चलते हैं। वो एसएससी ऐसा है जिसके ई फाइलिंग पोर्टल पे तो मैंने पेस्ट कर दिया संजय जी, लेकिन उसने अभी तक आज आप ई फाइलिंग अकाउंट ही नहीं बनाया, उसका यूजर आईडी और पासवर्ड ही नहीं है, क्या तब भी वो वैलिड सर्विस है? नहीं। फिर क्या होना चाहिए था? जब अकाउंट ही नहीं बना सर उसका, तो कहाँ से पोर्टल पे आ जाएगा उसकी अकाउंट ही नहीं है। हर डिपार्टमेंट ने तो पेस्ट कर, आप समझिए डिपार्टमेंट ने उसके घर में चिट्ठी डाल दी, लेकिन घर पे ताला लगा हुआ था, ये ऐसा है। ताले की चाबी आपके पास है और चाबी आपसे घूम गई, अभी बनाई नहीं आपने। तो सर जिस दिन वो बनाएगा और जिस दिन वो अपने अकाउंट बनाएगा उस दिन वो सर्विस मान जाएगी। फिर तो सर्विस लेट होगी, डिपार्टमेंट का केस हाथ से फिसल गया, डिपार्टमेंट फिसलने तो नहीं देगा। ये जिस दिन आपके पोर्टल पे पेस्ट हो गया वो सर्विस माना जाएगा, लेकिन अगर आपका ई फाइलिंग अकाउंट नहीं है तो ऐसे में जो दीपक जी की मेल पे गया था, क्या वो वैलिड सर्विस था? यस, वैलिड सर्विस था, वैलिड सर्विस था, बिल्कुल ठीक कह रहे। अब एक और सिचुएशन ये लेते, ये तो ठीक हो गया। अब दीपक जी ने कहा क्लाइंट गया, जिस मेल पे आ रहा था, जो उस क्लाइंट की मेल थी, उसको भी ब्लॉक मारो, इन्होंने वो मेल इनएक्टिव कर दी। डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में दीपक जी की ऑफिस की मेल आईडी है जिसपे नोटिस जाता है, बार बार वापिस आता है, नोटिस जाता है वापिस आता है, मतलब डिपार्टमेंट इज पिचिंग नोटिस ऑन दी मेल आईडी अवेलेबल विद हिम, बट इट इज बाउंसिंग बैक, मेल वापिस आ रही है। अब क्या करे डिपार्टमेंट? क्योंकि 143(2) तो ऐसा है कि इसके बगैर गाड़ी नहीं चलने वाली, पेट्रोल खत्म हो जाता है गाड़ी में। डिपार्टमेंट की गाड़ी आगे तभी चलेगी जब उसमें पेट्रोल डलेगा, और 143(2) तो पेट्रोल है 143(3) के लिए। कोई भाई साहब लिख रहे हैं कि अफिक्स कर दो उसके एड्रेस पे, जाके एड्रेस पे गए, वहां पे मिलता ही कोई नहीं है, एसएससी है ही नहीं, जीएसटी में तो रोज ही भगोड़े हो रहे हैं, फिक्सचर कहां करें? लेकिन मोटी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को तो सर्विस करना है। देन डिपार्टमेंट क्या देखेगा कि उसकी कोई और अल्टरनेट ईमेल आईडी है, चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट में, चाहे उद्यम रजिस्ट्रेशन में, चाहे सर्विस टैक्स नंबर में, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, चाहे एमसीए रिकॉर्ड में, चाहे बैंक में,
कहाँ एसएससी का कॉन्टेक्ट हो सकता था, वहां से जो मेल आईडी मिली, अगर उस पे भी सर्विस कर दिया तो ये वैलिड सर्विस मानी जाएगी सर। Yes, and it is valid service also, WhatsApp also. Yes, yes. Main WhatsApp- purpose to give the intimation to the SSC your case has been fixed. Whatever may be the mode, it is any digital mode as mentioned in IT Act. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कोई भी मोड जो बताया गया, चाहे वो SMS है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे ईमेल है, चाहे कोई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इट विल बी वैलिड सर्विस। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि हर्ष जी की मेल पे भी पहुंच गया, सारा कुछ बता दिया, मसला हल हो गया और टाइम से पहले हर्ष जी की मेल पे भी चला गया। हर्ष जी कहते हैं कि मैंने तो 6 महीने मेल ही नहीं खोली। इट इज सर्व्ड ऑन द मेल but it is read by Mr. Harsh after 6 months of service of notice. बड़े एसएससी है ना आज पर, कोई 500 का कम रिटर्न है तो बलता ही नहीं है, कहाँ टाइम है देखने का। तो 6 महीने बाद रिटर्न खोले, मेल बॉक्स खोला तो नजर आया कि इसका तो केस फिक्स हो चुका है। तो सर आईटी एक्ट के अनुसार जिस दिन ये पढ़ेंगे वही डेट ऑफ सर्विस मानी जाएगी? नहीं सर, आईटी एक्ट ये आपके घर में जिस दिन चिट्ठी आ जाती है, आपके पास आया हर अंतरदेशीय पत्र, आपने खोल के पढ़ा नहीं, चिट्ठी की सर्विस तो उस दिन होगी जिस दिन डाकिया पकड़ा के चला गया। पढ़ना ना पढ़ना तो आपकी इच्छा है। बट सर जब तक हमें उसे पढ़ा ही नहीं तो हमें कैसे पता सर्विस तो फिर आपका भेज दिया आपने, सब हो गया मेरे पे। सर वो दोष डिपार्टमेंट का है, आपने नहीं पढ़ा, दोषी तो आप है ना, तो डिपार्टमेंट उसका वो खजाना क्यों भुगतेगा। डिपार्टमेंट ने सर्विस करना था टाइम से पहले, उसने सर्विस कर दिया, तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इस डिस्कशन से ये बताना चाहता हूं कि 143(2) की सर्विस होनी जरूरी है। अब आगे चलते हैं। 143(2) आता था पहले सर हर्ष जी, तो हम पहले 30 सितंबर के दिन आता था, 1 अक्टूबर को दफ्तर पहुंच जाते थे, उसे कहते थे केस साइन एंड डाई कर दो। पहले वो केस साइन एंड डाई हो जाता था, जब कभी दोबारा 31 दिसंबर आएगी, 31 मार्च आएगी, देखेंगे। ऐसे ही होता था जी पुराने टाइम में। अब आज के ई युग में क्या होगा, अभी 30 जून को जो केस लगने हैं, 1 जून को सबको मेल आई है, 1 जून को बहुत सारे एसएससी को मेल आई है कि आपका केस स्क्रूटनी में लग गया। अब साइन एंड डाई वाली कहानी तो रही नहीं, किसको जाके केस साइन एंड डाई कर दो। अब क्या करें, इंतजार करें क्वेश्चन आने की। In this faceless assessment, what to do on receiving of notice on 143 subsection 2? 143 2 आने पे क्या करूं मैं? सर रिप्लाई देना पड़ेगा उसमें। रिप्लाई में तो कुछ लिखा ही नहीं, क्या रिप्लाई दूं? सर उसमें टाइम पीरियड में दिया है कि कोई डॉक्यूमेंट या आपका केस 143 उसने यही लिखा कि आपका केस में हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ उसकी रिक्वायर्ड है। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए कुछ नहीं बताया, जो नोटिस उन्होंने इस पर दिया है। तो मेरे को क्या रिप्लाई करना है सर? 143 का जो था आईटीआर का जो बेस रहता है वो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, जो आईटीआर आपने कंप्यूटेशन किया हुआ है, आईटीआर कंप्यूटेशन उसमें लिखा हुआ रहता है। बिल्कुल, मेरा कहने का भाव यहाँ पे यही है कि नाउ यू हैव टू प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड द नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 बाय गिविंग द व्हाटएवर डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ रिटर्न फाइल्ड बाय यू। चाहे वो LIC की रसीद है, चाहे डिडक्शंस के क्लेम है, चाहे ऑडिट रिपोर्ट है, चाहे फॉर्म नंबर 26 AS है, चाहे AA स्टेटमेंट है, चाहे कंप्यूटेशन है, सब कुछ दे दो। इसका अगर रिप्लाई नहीं दिया तो 10,000 की पेनल्टी तो लगा ही सकता है। 10,000 की पेनल्टी लगा सकता है, वो आपको बिना कोई नोटिस दिए 144 भी कर सकता है, क्योंकि उसने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी थी। आपकी ड्यूटी बनती थी कि क्या कागज चाहिए बताओ भैया मेरे को। चाहे हम कोई भी जनरल, जैसे सर ने, मैंने भी ऐसे ITR की एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटेशन इनकम लगा दी और कोई डॉक्यूमेंट लगाया, इज इट सफिशिएंट? ये सारी डिडक्शन के प्रूफ नहीं, जितने आप पे अवेलेबल है लगा दीजिए। माय हम्बल सजेशन इज मस्ट रिप्लाई इट। पहले की तरह छोड़ ना दीजिए, रिप्लाई जरूर करना है, नहीं तो 10,000 तो लग ही जाएंगे सर। दूसरी चीज सर, अब ये नोटिस आ गया, अब स्क्रूटनी होती है हमारी 3 तरह की।
सबसे पहले आपको पता चलना है कि कंप्लीट स्क्रूटनी है या लिमिटेड स्क्रूटनी है या इशू बेस्ड या पॉइंट बेस्ड स्क्रूटनी। 3 तरह की स्क्रूटनी है सर, कंप्लीट स्क्रूटनी, लिमिटेड स्क्रूटनी, इशू बेस्ड या पॉइंट बेस्ड स्क्रूटनी। अब कंप्लीट स्क्रूटनी में तो उसका एरिया विस्तृत है, जो मर्जी मांग सकता हो, आपसे जो मर्जी मांग सकता है, आप रोक नहीं सकते उसे। लेकिन अगर लिमिटेड स्क्रूटनी है तो क्या उसे कंप्लीट स्क्रूटनी में कन्वर्ट किया जा सकता है? यस, जी हाँ, सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द CIT। यस, दैट्स द पॉइंट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। कर सकते हैं लिमिटेड को कंप्लीट में, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। CIT मैं नहीं कहूंगा, जिसकी परमिशन से केस फिक्स हुआ था उसकी परमिशन से ही उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या कंप्लीट को भी लिमिटेड में किया जा सकता है सर? नो सर, नो, वाइस वर्सा इज नॉट परमिसिबल सर, नॉट एट ऑल। आप आइए पॉइंट बेस्ड और इशू बेस्ड। अब पॉइंट बेस्ड इशू लगा, मेरा केस लगा कि आप में कोई कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन है और वो कैपिटल गेन आपने दिखाया नहीं हुआ, आपने कोई लैंड सेल की थी, वो आपकी रिटर्न से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, आप शेयर्स में भारी सेल परचेज का काम किया हुआ है, लेकिन आपकी कुछ कैपिटल गेन की इनकम नहीं आ रही। अब केस तो लगा था पॉइंट बेस्ड सिर्फ शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन देखने के लिए। जब मैंने खाते देखने शुरू किए, बैंक स्टेटमेंट देखनी शुरू की, तो पता चला कि कुछ और कैश डिपॉजिट भी हैं, कुछ और अनसिक्योर्ड लोन की एंट्रियां भी आ रही हैं। अब मेरा पॉइंट जो था वो क्या था? पॉइंट बेस्ड था। अब कुछ और डाउट हो रहा है मेरे को, कुछ और इंफॉर्मेशन मेरे पोजीशन में आ रही है। अब क्या मैं सब कुछ देख सकता हूं? केस लगा हुआ है पॉइंट बेस्ड। गिरीश जी आवाज बंद है। नो सर, he cannot travel, he cannot travel, he cannot travel, he should issue a 148 notice. sir, 148 sir, तो during the बाद में pendency करेगा of ना the सर? 148, During after the completion of the assessment, he can issue 148. पर मेरे को तो ये था सर कि अभी तो ये पॉइंट है, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई और मेरे को पता चल रहा है कि ह्यूज एस्केपमेंट है। मैं 3 साल वेट क्यों करूं 148 के लिए या बाद में? पहले क्यों गलत करूं असेसमेंट? जब मैंने चोरी पकड़ ही ली, एस्केपमेंट पकड़ ही ली, बीइंग ए, मैं क्यों वेट करूं? लिमिटेड में उसको पता थी चोरी 50 लाख रुपए की, पकड़ी गई 5 करोड़ की, तो क्या मैं 4.5 करोड़ छोड़ दूं? नहीं सर, कॉम्पिटेंस वहीं पे जाना पड़ेगा सर। आपका पॉइंट बेस्ड लगा था, राइट टू द PCIT, राइट टू द CIT, राइट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। फर्स्ट कन्वर्जन करानी पड़ेगी कंप्लीट स्क्रूटनी में, तब मेरे को क्वेश्चनल दोगे अगले पॉइंट के लिए। जी जी, उससे पहले नहीं। अगर उसने CIT ने मना कर दिया या PCIT ने मना कर दिया, फिर पॉइंट बेस्ड ही होगी, पॉइंट बेस्ड ही होगी। लेकिन अगर आप उसे कन्विंस कर रहे हो और उससे दोबारा परमिशन आ रही है और वो आपको कॉपी दे रहा है कि मैंने परमिशन ले ली है, then he will convert, he will ask another information from you। तो इस तरह की स्क्रूटनी भी हो सकती। अब एक बड़ा क्वेश्चन लोग सर, इसमें छोटा सा क्वेश्चन आता है, लेट्स से एक एसएससी के 5 अकाउंट से और स्टॉक, यू हैव रेज्ड द इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टॉक ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर एक बैंक से करता था जी। असेसिंग ऑफिसर ने दिया मेरे सबमिट योर ऑल बैंक डिटेल, so can I refuse to submit the remaining 4 accounts, and can I say कि by my all the share transaction, even though I have not reflected in my original return of income or my computation of income, but all were carried out only through one account, and I am submitting the bank statement of that particular transaction, bank account carried out through this bank transaction, and since the issue is limited to this issue, so I am not submitting the other 4 bank accounts। सर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, जब उसने कहा कि सबमिट द डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स, करेक्ट, तो जो आपने ITR भरी है वहां पे भी लिखा होता है डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स। वो बैंक स्टेटमेंट मांगता है, वो बैंक स्टेटमेंट मांगता है। मेरे को कंप्लीट करने दो ना सर। प्लीज सर, सॉरी। वहां पर आपने एक अकाउंट ही दिया? नहीं, मैंने सारे दिए हैं सर, सारे दिए हैं। वहां पे सारे दिए हैं, फिर मना नहीं कर सकते सर।
नहीं, question is I am not showing कि I have not disclosed my bank account. I do have maintained the 5 bank account. The only question is because this issue 143 is limited to confined to the stock based transactions, and my stock based transaction was limited to one particular bank only. Okay. So can they ask me to submit the bank statement for another 4 accounts from where no bank stock transaction carried out? वो आपको कहेंगे, आप मना कर दीजिए कि मेरे इसके अलावा कहीं नहीं है, वो फिर वहां से कन्वर्ट कराएंगे, कन्वर्ट करके उसके बाद ही लेगा, बट नहीं इनको उससे पहले नहीं ले सकता, नहीं कर सकता, मना, आई कैन रिफ्यूज। हाँ मना कर सकता है। थैंक यू सर। सर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने वो दे भी दिए है ना, तो जनरली इस टाइप के जो केसेस होते हैं ना वो 263 में खुल जाते हैं जी। ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको आज। पीसीआईटी खोल लेते हैं, पीसीआईटी 100% खुलेगा सर बहुत सारे डिसीजन है वो ये कहता है अगर वो कास्ट बेस्ड स्क्रूटनी में आया है और कोई दूसरा इश्यू उसने टच नहीं किया तो वो 263 के एम्बिट से बाहर हो जाता है। सर देखिए ऐसा है, ये लिटिगेशन के पॉइंट हैं। जनरली अभी हमारे पास भी 2-3 इस टाइप के केसेस थे, उसने बैंक अकाउंट रिटर्न में शो किए थे, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी उसने कोई भी इनकम उसकी डिस्क्लोज नहीं करी थी। सीआईटी मतलब एओ के ऑर्डर को सीआईटी ने रीओपन कर दिया था। सर क्वेश्चन है कौन सा स्क्रूटनी कौन सा था? पार्डन, स्क्रूटनी कौन सी हुई है सर? लिमिटेड थी, कास्ट थी या कंप्लीट थी? कंप्लीट स्क्रूटनी। कंप्लीट में तो ऑब्वियस है 263 हो जाएगा सर। वही मैं बोल रहा हूँ। नहीं लेकिन इस केस में भी आपका अगर लिमिटेड स्क्रूटनी भी है ना, अगर उसको जरा भी डाउट हो रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि साहब मैंने उसको दे दिया, तो उसके माइंड में सस्पेक्ट होगा कि जब इसके 4 अकाउंट है, मे बी इसके 6 अकाउंट और भी होंगे, क्योंकि जब ये सारे अकाउंटों में ट्रांजेक्शन कर रहा है, आपने अभी उसको लिख के दिया ओनली मेरा एक अकाउंट है, उसका उसने स्क्रूटनी कर दिया। जैसे लांबा साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि आप ये लिख के दीजिए था मेरा तो किसी और अकाउंट में ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है, लेकिन एंड ऑफ द डे जाके आपका स्क्रूटनी में आएगा, क्योंकि जहां भी सस्पेक्ट होता है पीसीआईटी 100% खोलते हैं और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इट्स माय थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस 144 थोड़ा इस पे भी टच कर लेता हूं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वहां पे होती है जिसे हम एक्स पार्टी असेसमेंट भी बोल देते हैं, जहां पर एसएससी ने डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं किया। अब जहां पर मैंने किताबें दी सर, और उस किताबों के बेस पे सारी इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड की, बुक्स ऑफ अकाउंट मेरी ऑडिटेड है, डिपार्टमेंट कहता है कि मैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को फेक बताता हूं और इसको नहीं मानता, मैं असेसमेंट करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माय जजमेंट। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है सर। पॉसिबल क्या है आंसर आया सर? सब उससे पहले वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेरी रिजेक्ट कर रहा है सर, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट रिजेक्ट कर रहा है। लिखा उसने ऑर्डर में रिजेक्ट कर दिया, बट नो रिटर्न ऑर्डर हैज बीन पास्ड फॉर दिस। कैसे रिजेक्ट हुई? इसके कहने से थोड़ी रिजेक्ट होगी। नहीं सर, उसको इट्स रीजनेबल नहीं होता। ये क्वेश्चन मेरा है कि अगर उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करनी है, फर्स्ट ही हैज टू पास ऑर्डर फॉर रिजेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। 145 में रिजेक्टिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट सर, 145 में अगर उसने रीजनल अपॉर्चुनिटी नहीं दी, उसके बाद भी उसने असेसमेंट कर दिया, देन व्हाट शुड आई डू? ये तो सर हाँ 145 नो 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 नॉट एट ऑल। आप बताइए, इस टाइप के केसेस बहुत आ रहे हैं। ये केसेस से तो हम परेशान हो गए हैं सर। 144 में महेश्वरी जी, हाँ इस पे मैं टच कर रहा हूँ सर। हाँ, ये जो आपने इशू उठाया बहुत ही रेलेवेंट और ज्वलंत मुद्दा है। जी जी। We are providing every document, we are providing every information. They are giving us opportunity, but they are not giving us draft order, which is required by faceless assessment. They are giving very short notice, or even providing every information. They are not writing it in while passing the order. कि क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, लिख देते हैं नहीं पास की थी, या दी थी हम सेटिस्फाइड नहीं है। मेरे एक केस पे 70 पेज का रिप्लाई था सर, एवरीथिंग इज देयर। उन्होंने कहा जी वी कंसीडर्ड द रिप्लाई ऑफ द एसएससी एंड नथिंग फाउंड इन इट व्हिच शोस दैट इनकम इज नॉट एस्केपिंग असेसमेंट। बताओ, बिना कोई कारण बताए 70 पेज में एक लाइन लिखी उन्होंने, हेंस वी आर कंसीडरिंग द होल इनकम एज एस्केप्ड इनकम, और सेक्शन भी सीधा 115 बीबीई लगाते हैं सर आजकल।
उनको एक हथियार मिल गया। अरे बिजनेस इनकम कैसे 115 बीबीई की इनकम हो सकती है? महेश्वरी जी कोई बताए मेरे को। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कैश डिपॉजिट इन बैंक, कैश डिपॉजिट इन बैंक, तो बैंक में जो डिपॉजिट है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट है, तो मेरी वो 115 बीबीई कैसे हो गया? अच्छा लांबा आप साहब, खुद ही तो कह रहे हो बिजनेस इनकम है, मेरे बिजनेस का बैंक अकाउंट है, खुद मान रहे हो और खुद कह रहे हो 115 बीबीई है, हाउ इट्स पॉसिबल? सर तो ये तो जो मुद्दा है ना सर, जो मोदी साहब कह रहे थे कि लिटिगेशन खत्म करने के लिए ला रहे हैं, ये और बढ़ेगा। लिटिगेशन तो अब बढ़ ये गया ज्वाइंट कमिश्नर अपील बनाना पड़ा, एक सब ट्रिब्यूनल भी बनाना पड़ेगा, जी ट्रिब्यूनल भी बिल्कुल बनाने पड़ेंगे जो सर। हालात चल रहे हैं। सर सर, एवरी इस कैश टाइप कैन नॉट बी की ट्रीटेड एज ए इनकम ऑफ द एसएससी। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस टाइप के केसेस 10-10 साल से चल रहे हैं। असेसमेंट 144 में हो गया, सीआईटी के पास अपील करी, उसने भी लाइक ईओ की वर्डिंग लिख दी, आईटीएटी में गया, उसने रेमिट बैक कर दिया जी। तो अब आप ये सोचिए इस तीनों प्रोसीडिंग में कितना टाइम लगेगा। सर प्रोसीडिंग के टाइम के अलावा मेरा एक केस है सर, बड़े अप्रेंटली डिस्कस करता हूं, उस केस में उन्होंने 115 बीबी लगाया कि आपके अकाउंट में 8 करोड़ रुपए का कैश डिपॉजिट है, 8 करोड़ के ऊपर 8 करोड़ पे एडिशन कर दी, 8 करोड़ से ज्यादा टैक्स बना दिया। बिल्कुल यही और हो अब रहा कह रहे है कि अपील में जाना है या अपील में लेना तो 20% जमा कराओ। जी जी। वो एसएससी कह रहा है मेरी सारी एसेट बेच दो, तब 1 करोड़ की नहीं होती। सही बात है। उसका बैंक अकाउंट अटैच कर दिया, उसका चलता बिजनेस बंद करा दिया। हाँ बिल्कुल सही है। तो गवर्नमेंट इज किलिंग द बिजनेस बाय अडॉप्टिंग सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस। पहले देखो तो ही, ये तो किसी केस पे भी हाई पिच डिमांड कर लो, उस एसएससी की उतनी औकात नहीं होती, जीएसटी में भी यही करो, इनकम टैक्स में भी यही करो, तो उसका धंधा तो वैसे ही बंद है। सर बहुत गलत एडिशन हुआ है, मैं आपको बताऊं, अभी क्रेडिटर्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, उसके कारण उसका 144 में असेसमेंट हो गया, सीआईटी ने भी उसी वर्डिंग को लिख दिया, आईटीएटी ने रेमिट बैक किया कि आप पहले वेरीफाई करिए उसके बाद इसका असेसमेंट करिए। एक और एक बहुत अच्छा केस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मेरे एक केस में 148 हुआ सर। 148 में क्या हुआ, कैश डिपॉजिट का केस था अगेन। तो हमने जवाब क्या दिया कि कैश डिपॉजिट कहां से था, एग्रीकल्चर लैंड से था, कि एग्रीकल्चर लैंड हमने सेल की 1 करोड़ रुपए की, और 1 करोड़ रुपए हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करा दिया। तो पहले तो उससे कन्विंस नहीं हो रहा था, उससे कन्विंस हो गया कि आपने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया है, ओके ये एग्रीकल्चर लैंड से है। उसने नया इशू रेज कर दिया कि ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी, ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी, तो कैपिटल एसेट थी ये, तो इस पे कैपिटल गेन बनता है। 6 महीने तक वो इस बात को सेटिस्फाई करने में लगे उसको कि ये भाई एग्रीकल्चर लैंड ही है, अर्बन नहीं है। उससे वो कन्विंस हो गया, लास्ट ऑर्डर पास करता है लास्ट वाले दिन, जिसमें फिर क्या करता है, जिस चीज पे सेटिस्फाइड किया था भी आपका इतना कैश डिपॉजिट था, उस कैश डिपॉजिट को हम अनडिस्क्लोज्ड इनकम मान रहे हैं और 115 बीबीई लगा भी। पूरा हाल तुमने डिस्कशन की कैपिटल गेन पे, जब एडिशन करने आए हमने सारे रिप्लाई दिए कैपिटल गेन पे, फिर वही पुरानी पॉइंट पे एडिशन कर दी और उसका कहीं जिक्र ही नहीं किया भी क्या कर रहे हैं। चेंज ऑफ ओपिनियन हो गया, एकदम चेंज ऑफ ओपिनियन का, और ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं किया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी नहीं। मिलेगा सर इसका चेंज ऑफ ओपिनियन पे बहुत सारे जजमेंट्स हैं, यू नो दैट थिंग। मिलेगा तो सही, लेकिन एक अनपढ़ किसान आदमी क्या समझाए उसको। 10 साल सर लग जाते हैं, 10-10 साल 15-15 साल हो रखे हैं। किसान आदमी तो ये कहता है कि मेरी तो फसल पे ओले पड़ गए हर, ये तो ऐसे ही हुआ कि आप तो कह रहे थे बिल्कुल सही केस चल रहा है, हम विन कर जाएंगे और सारे केस में हम विनिंग पोजीशन में थे, और एंड में ये क्या हो गया, मगर ये ओले पड़ गए। 115 बीबी का बहुत दुरुपयोग हो रहा है सर। चलिए सर 5-7 मिनट 148 पे भी लगाते हैं, क्योंकि इशू बहुत लंबे हैं, हर एक सेक्शन को करने के लिए टाइम चाहिए। 148 का जब से न्यू रिजीम आया सर, जितनी लिटिगेशन सेटल्ड आउट हुई थी उतनी लिटिगेशंस को दोबारा जन्म दे दिया सर, उससे कई गुना ज्यादा दे दिया। बेसिकली लाया किस लिए गया था सर, लाया गया था सर 148 को कि हम सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं, इसलिए लाया गया था। पहले हम रीजन्स की कॉपी मांगते थे, जेकेएन ड्राइव शाफ्ट का केस देते थे सुप्रीम कोर्ट का, और रीजन्स की कॉपी मांगते थे, फिर रीजन्स को चैलेंज करते थे, उसे स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होता था, सब कुछ होता था। वो कहते हैं आप बिना मांगे देंगे, बिना मांगे देंगे, लेकिन करेंगे 100% 148 ही, तुम्हारी सुनवाई कहीं नहीं होगी। कानून नहीं कह रहा, लेकिन वो कह रहा है, वो कह रहा है हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर देंगे। एक सर उसमें सबसे पहला आता है
148 के अंदर मैं आपको पढ़ के बताता हूं थोड़ा सा, बड़ी इंटरेस्टिंग। 148 का ऑर्डर पास करने से पहले उसे 148A के प्रोसीजर को अप्लाई करना। और 148 क्या कहता है? हर 4 वर्ड कहता है। कंडक्टिंग इंक्वायरी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी बिफोर इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148। The headline of section 148 is conducting inquiry and providing opportunity before 148। अब ये जो कंडक्टिंग इंक्वायरी है सर, सभी पूरे हाउस से मेरा क्वेश्चन है, ये एओ के ऑप्शन पे है कि हर केस में ये इंक्वायरी होनी चाहिए? नो सर, नो सर। क्या सर, एक तो सबसे पहले तो सर सीजर को उन्होंने बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया है जी। दूसरा, इन्होंने अगर देखता है, अगर इसकी लैंग्वेज को हम पढ़ें तो कंडक्ट एनी इंक्वायरी इफ रिक्वायर्ड, आई डोंट हैव दैट एट दिस मोमेंट विद मी, व्हिच सजेस्ट द इनकम रेस्पेक्ट टू इट। वेरी 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 लर्नड आंसर सर। वहां पे लिखा है इफ रिक्वायर्ड, बट इफ वी रेड द मेमोरेंडम explaining the provision of the law of the Finance Act in which this provision is introduced, it is very clearly stated that this inquiry is to be conducted in every case. Even the headline I heard before you, I read before you, conducting inquiry, वहां पे वर्ड नहीं है if required। if required कहाँ लिखा गया? सब सेक्शन 1 में लिखा गया if required। अब दूसरी बात ये है, who will decide कि when inquiry is required or when inquiry is not required? Who will decide? जियो जाओ एओ जाओ। But you decided, sir, now. Not Jao. Ao, only Ao, sir. अब वहां पे जो लिखा कि इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा ही रेलेवेंट इशू। मेरा इसमें ये मानना है, बहुत सारे डिसीजन भी आ चुके हैं भी, ये इंक्वायरी प्रोसीजर के बगैर मेरे को कैसे पता चल रहा है कि देयर इज अ सर्टेन इंफॉर्मेशन इन माय पोजीशन व्हिच गिव मी अ सजेशन दैट देयर इज अ सर्टेन एस्केपमेंट ऑफ इनकम। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई, वो इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है सर? डिफरेंट सोर्सेस से आ रही है। मेरे पास कोई, अपने पास तो मैंने एफर्ट लगाई नहीं, अपना दिमाग तो लगाया नहीं, अपने आप को असेसमेंट नहीं कर रहा। आई एम कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस एजेंसीज, वेरियस प्लेटफॉर्म, वेरियस ऑनलाइन पोर्टल्स, and on the basis of which I am getting a suggestion that particular income is escaping assessment, but without going into the depth, बिना समुद्र में गोते खाए मैं मोती कैसे निकाल के ला सकता हूं सर? तो इंक्वायरी रिक्वायर्ड का तो क्वेश्चन ही नहीं है। एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आया मेरे केस में, इसमें मैं डिस्कस करता हूं कि उसने कहा कि सर आपके फलां बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए जमा है। मैंने उसे कहा कि कंडक्ट इंक्वायरी, व्हाई यू आर नॉट कंडक्टिंग इंक्वायरी, दिस अकाउंट इज नॉट बिलोंग्स टू मी। उन्होंने कहा इसमें पैन नंबर आपका डाला हुआ है। मैं कहा भैया पैन डालने है क्या, अकाउंट मेरा बन जाता है? बैंक वाले ने गलत डाल दिया, कोई रमेश कुमार और था और एक रमेश कुमार दूसरा था, पुराने टाइम का पैन नंबर चला आ रहा है, तो क्या सारी ट्रांजेक्शन मेरी बन गई, सारी इनकम मेरी बन गई? और एओ ने इंक्वायरी नहीं की उसके बाद भी। वो कह रहा बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू योर पैन, hence we are treating it as escaped income। पहला इशू तो मैं यहाँ पे ये कन्वे करना चाहता हूं कि ये इंक्वायरी हर केस में होनी चाहिए। इफ एओ इज ट्रीटिंग योर इनकम एज escaped income without making such inquiries, तो उसको डाउट है सर। वो तो सिर्फ 148 करना चाह रहा आपका, बिना उसके फिर तो जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको मान लो। दूसरा मेरा हमेशा इसमें क्वेश्चन रहता है, हर जितने भी कैश डिपॉजिट के केसेस हैं, जितने भी, अब वो कहते हैं कि आपने तो हर लैंड बेची 10 करोड़ रुपए की, तो 10 करोड़ रुपए आपकी एस्केप्ड इनकम होगी। क्या मेरी 10 करोड़ एस्केप्ड इनकम हुई सर? 10 करोड़ की तो लैंड बेची है, हो सकता कि कैपिटल गेन ना होके कैपिटल लॉस हुआ हो उस पे, तो मेरी इनकम कहाँ है? वो मैंने अकाउंट में 10 करोड़ कैश जमा कराए,
क्या मेरी इनकम होगी सर? मैंने स्टॉक मार्केट में 100 करोड़ के ट्रांजेक्शन किए, क्या मेरी इनकम होगी? पहला क्वेश्चन तो ये है कि वो इनकम बनाए, मेरी इनकम कितनी है? बिकॉज द सेक्शन वेरी क्लियरली स्टेट दैट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, देयर इज नोवेयर रिटन अमाउंट एस्केपिंग असेसमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? उस अमाउंट में से, उस ट्रांजेक्शन में से मेरी इनकम कितनी है? That is true, but how can you get the benefit? How can you get the, like, you know, this is my income, this is my expenditure? सर If इस वजह से ये कह addition देना, is a 10 crore, हाँ, very how right, do you but explain it? it is very true whatever you are saying, but how you can say that ki the entire amount is my income? Yes, Sir, very true. But AO is having a limited power. उसने आपको एडिशन कर दिया, 148 का नोटिस इशू कर दिया, हमारे पास सिर्फ एक ही रेमेडीज रह जाती है, वो है अपील। अब नो, रुकिए यहाँ पे। भाई प्रेजम्पशन बेस पे कैसे कर सकता है? कैसे कर प्रेजम्पशन बेस सकता पे है? थोड़ी ना मान लेगा सच्ची। लंबा सब कर दिया। मेरी मैं केस का ही डिस्कस कर, और उस केस में आपने ये बताया कि साहब मेरी इनकम तो बताइए, इसमें आपने, मैंने जो बैंक में 10 करोड़ रुपए जमा किए हैं, आपने उसको मेरी इनकम मांग के 148 की तैयारी कर ली, यही तो हुआ। नहीं सर, क्वेश्चन होता है जो 148 जो बेसिक जुडिशियल नोटिस है, उसने वो इश्यू नहीं करा, उससे पहले केवल 144 ए का प्रोसीजर फॉलो करना है। 148 ए सब सेक्शन ए का नोटिस देना है उसे, यस, तो एबीसीडी अगर उसने नहीं फॉलो की है तो मेरे हिसाब से ये वो तो रिट में भी चला जाएगा सर, बहुत भी चला जाएगा। आपको तो इशू है। इस पर अभी आपने देखा होगा कि अभी एक किसान को 50 करोड़ का, जो आप पैन की बात कर रहे हैं, 50 करोड़ का डिमांड नोटिस मिल गया और उसका पैन लिंक कर लिया। एंड इस पर आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे टैक्स डिपार्टमेंट में हाहाकार मच गया कि एक किसान के पास 50 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे। एंड ऑफ द डे जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट को उतरना पड़ा इसमें, और तब उसका नोटिस खत्म हुआ है। ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है जो आप बता रहे हैं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हैं, उसका मैं 1 मिनट और बताता हूँ सर। सब कुछ उनके पास है पर इंटेंशन नहीं है करने की। मैं बताता हूँ एक बैंक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए कैश जमा है। बैंक स्टेटमेंट ली बैंक से, तभी पता चला 2 करोड़ रुपए कैश जमा है। साइमल्टेनियसली 2 करोड़ के विड्रॉवल भी हैं। पूरे साल कभी भी बैलेंस 109 रुपए से ऊपर नहीं गया अकाउंट का, और कह रहे कि 2 करोड़ की स्टेटमेंट है। और भैया बंदा परचेज भी कर रहा, सेल भी कर रहा, जमा भी करा रहा, विड्रॉ भी करा रहा, तो 2 करोड़ की स्टेटमेंट कैसे हो सकती है? स्टेटमेंट इज विद यू, इट इज बिफोर यू कैन इंक्वायर फ्रॉम द बैंक, you can take my GST number, you have to conduct the inquiry, but nothing you are doing। मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ पावर हो रहा है। आप कह रहे हैं ना लिमिटेड पावर, देयर इज नो लिमिटेड पावर, दे आर यूजिंग देयर पावर एक्सेसिवली इन एक्सेस। whatever you must write in reply to show cause notice under section 148A of clause B, जो show cause आता, जो मर्जी लिख लो, वो कहते हैं कि हमें तो 148 करना ही है, उसका इंटेंशन ही है। वो तो कहते हैं कि हमें ऊपर है ऑर्डर है कि 148 तो होगा ही होगा, आगे कह लेना जो कहना है, रिट में जाओ जहां मर्जी जाओ। इसका रिलीफ ओनली अपील में ही आके मिल पाता है, और अपील में भी नहीं मिल रहा, क्योंकि फेसलेस में वही वर्डिंग। अब क्वेश्चन ये है, जब मेरे को यहाँ राइट दिया गया तो इसको 148A के ऑर्डर को अपीलेबल क्यों नहीं बनाया गया? यस, रिट में क्यों जाना पड़ता है? छोटा एसएससी कहाँ रिट में जा सकता है सर? नहीं जा सकता सर। और हो ये हब जैसे ज्यादा छोटे एसएससी का ही रहा है। दूसरा इस पे बड़ा सर, जो 148 का जो नोटिस होता है, ये केवल जुडिशियल नोटिस है जी, इट इज नॉट डिटरमाइनिंग द एनी इनकम। यस सर, मैं यही कह रहा हूँ, इसी वजह से रिट करते हैं हम उसके लिए, जो इनकम डिटरमाइन नहीं कर रहा, कर देते हैं 148 में। वो ये बात कह रहे हैं लांबा साहब, जुडिशियली नोटिस आपने उसका कितना भी रिप्लाई दे दीजिए कि साहब ये मेरा पैसा है, ये नहीं है, वो नहीं है। सुनते हैं सर, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं सुनते, सुनते हैं सर।
सर अभी जो मैं आपको अग्रवाल जी फिर तो आपको ही आना पड़ेगा, हमें भी अपनी सुनवाई करवाना है, हमारा तो सुन नहीं रहे सर। एक पर्टिकुलर 2-3 पर्टिकुलर केस बता देता हूँ सर। एक पर्टिकुलर केस में 75 लाख रुपए जमा हुए थे, उन्होंने 3 करोड़ का नोटिस दे दिया। एक 50 करोड़ फार्मर के पास कहाँ से आएंगे? सिर्फ उसका एक पैन नंबर किसी ने यूज किया और उस पर डाल दिया उसने। तो आप ये सोचिए कि आर्टिफिशियल ऑफ इंटेलिजेंस कितना मिसयूज हो रहा है। जो लांबा साहब कह रहे हैं, हालांकि ये बड़ा एंडलेस टॉपिक है, आप वो है ही एंडलेस सर। असेसमेंट में तो हर फ्राइडे या सैटरडे जब भी आप वेबिनार करते हैं, रोज एक वेबिनार रख सकते हैं। अभी तो देखो मैंने कोई केस लैब क्योट ही नहीं किया इसलिए, तो इस पे तो जितनी मर्जी चर्चा कर लो। बहुत जबरदस्त है सर। तो 148A का जो प्रोसीजर आया था, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर, जब ये पीरियड 3 साल से 6 साल में एक्सटेंड होना होता है, तो वहां पे क्या है, अमाउंट रिवेल्ड इन फॉर्म ऑफ एसेट। वहां पे वो कहते हैं कि आपके तो बैंक में बैलेंस जो है वो 50 लाख रुपए कैश डिपॉजिट हुआ था, लास्ट में मेरा बैलेंस है 2000 रुपए, तो मेरी एसेट तो 2000 है एज द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन, बाकी तो खरा गया। तो एसेट रिवेल्ड कहां हो रही है वो? तो पहले तो उसे ये प्रूव करना है ना सर कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है। किसी चीज को भी इनकम एस्केप असेसमेंट कह दो। शेयर ट्रांजैक्शन को इनकम एस्केपमेंट कह रहे हैं, कैश विड्रॉवल को इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट कह रहे हैं, कैश डिपॉजिट को। और मजे की बात देखिए अजय जी, इस पे क्या है कि कैश डिपॉजिट भी है, कैश विड्रॉवल भी है, वो दोनों को जोड़ के अमाउंट बनाते हैं। कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट इतना, कैश विड्रॉवल इन बैंक अकाउंट इतना। अच्छा शेयर में एक बात और करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन बंद हो जाता है सर। अगर ओरिजिनली हम लोग सेल्फ असेसमेंट जब कराते थे, उस केस में भी दोनों साइड वो असेसमेंट होते थे सर। बैलेंस शीट एक 69A में ले रहे हैं, एक 69A में ले रहे हैं, एक 69C में ले रहे हैं। सर टेलीस्कोपिंग का बेनिफिट होता है कभी भी, अभी पीक थ्योरी और टेलीस्कोपिंग का बेनिफिट कभी भी असेसमेंट लेवल पे कभी भी नहीं मिला है सर। बिल्कुल सही, मतलब बेनिफिट नहीं मिला, सोच तो ले, नॉर्मल असेसमेंट हो कभी भी नहीं मिला है सर। सर अग्रवाल जी कहना ये है कि कुछ दिमाग तो लगा लें, बेनिफिट ना दें। दिमाग है वो तो लगाएं। अभी एक केस था, अभी हमारे वेदजान साहब ने आर्ग्यू किया, दिल्ली के किसी ब्रोकर का केस था, नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उसमें जो अमाउंट की एडिशन हुई सर, दैट इज मोर देन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। भाटिया में बता रहे हैं आप? कुछ मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा उस केस का। हाँ, दिल्ली के ब्रोकर का केस था। बोला था ना। हाँ, तो वेद जैन जी ने आर्ग्यू किया था वो उस केस में इतनी बड़ी एडिशन कर दी, और डिपार्टमेंट में उसमें दिव्या कैपिटल, वेरी राइट, माय सन इज रिमेंबरिंग, दिव्या कैपिटल का केस था सर। उस केस में पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा असेसमेंट कर दी और डिपार्टमेंट को झाड़ लगाएगी भी कहाँ तुम्हारा इंटेलिजेंस विंग है, कहाँ तुम्हारा ईडी है, जिसको यही नहीं पता चल रहा कि एक देश हमारा में एक कंपनी क्रिएट कर सकती है। सर एसआर कोल्ड स्टोरेज के केस में तो 50 लाख रुपए और जीरो पे वो केस असेस हुआ है, अब कुछ कैशबैक हुआ, जीरो असेसमेंट हो रही है। डिपार्टमेंट क्या देख रहा है, फिर वो कंप्यूटर से जो इंफॉर्मेशन आई उठा के चेप दो। वो केस एप्लीकेशन ऑफ माइंड पर ही था जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि एओ अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगा ही नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं लगा रहा सर। इसलिए तो एडिशन पूछना है सर। दुख की बात ये नहीं है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, ऐसा कुछ चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कम से कम 20 केसेस में आर्ग्यू किया इस बार, और 100% 20 केसेस में डिटेल्ड रिप्लाई देने के बाद जहां मैं 100% कंफर्म था, अब मैं उन्होंने 148 किया। सर एसआर कोल्ड स्टोरेज छोटा है, ऑडिट में जा नहीं सकता, इतने कॉस्ट बियर कर नहीं सकता। मनोज जी एसआर कोल्ड स्टोरेज के केस में 50 लाख रुपए का कॉस्ट लगाया। हाँ जी, आपकी यूपी के केस है वो। जी यूपी केस है ये। हाँ, और आप ये देखिए सर, उस व्यक्ति की व्यथा देखिए, हम तो वकील है, हमारी जेब में तो पैसा आना है। उस व्यक्ति की व्यथा देखिए जिसकी औकात 10 लाख रुपए की है और 10 करोड़ की डिमांड निकाल दी जाती है। बहुत ज्यादा, उसका तो जीना दुर्बल हो जाता है, इसीलिए तो हार्ट अटैक रोज हो रहे। बिल्कुल साहब, उसको स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है? और फिर बातें करते हैं सबका विश्वास, सबका विकास। कैसा विकास हो रहा है आपके सामने है, कोई सुनवाई नहीं है। अगर ये लिटिगेशन खत्म कर देंगे तो फिर सीए एंड एडवोकेट की प्रैक्टिस आप कुछ अपनी जेब ना देखें ना सर, हर चीज में नहीं सर, ह्यूमैनिटी भी देखनी चाहिए। नहीं सही कह रहे, बिल्कुल हैरेसमेंट बहुत ज्यादा हो गया सर इधर। मैं
60-65 अपीलें हो गई हैं सर, खाली इसी चीज को लेके। बहुत अच्छी डिस्कशन रही हर्ष जी। टॉपिक तो ये एंडलेस है, 10 दिन भी चर्चा कर लो तो खत्म नहीं होगा। हाँ बोलो। तो हैव ए वेरी वंडरफुल हाँ अभी इंटरेक्टिव सेशन विद द टीम ऑफ यार टास्क। थैंक यू सो मच सर, थैंक 2 यू। मिनट में। सर बीच में एक ओवर छोटा टू सा यू हर। क्वेश्चन। ठीक सर, ठीक है, थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं। किसी भाई को कोई सवाल हो? असेसमेंट से अलग है, छोटा सा क्वेश्चन बस जी। कि वो जैसे टीडीएस की भी तो इनकम ऑफ डिपार्टमेंट की बढ़ गई है। टीडीएस आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सर? जी हेलो, मैं कह रहा हूँ अब आ रही है सर? हाँ जी आ रही है सर। मैं कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट की टीडीएस की इनकम भी तो बढ़ गई है कि कोई आदमी अपना एफडी पे टीडीएस कर गया और उसको ध्यान रहा नहीं और बाद में दिसंबर के बाद रिटर्न भर नहीं सकता। वो टीडीएस की भी गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, उसको क्लेम ही नहीं हो सकता वो सर। बाद में। देखिए वो जो टीडीएस की इनकम का रिफंड अगर आपने क्लेम नहीं किया, वहां पे तो ये मानता हूँ कि फॉल्टी एसएससी है सर। अगर आपकी इनकम थी तो आपको क्लेम करना चाहिए था ना, आपका टीडीएस डिडक्ट है तो वहां तो प्रोसीजर है कि आप रिफंड क्लेम कर लीजिए। आप क्यों टैक्स दे रहे हैं? हाँ जी। लेकिन हमें ये कह सकते हैं कि आईटीआर यू में अगर कोई टीडीएस हमारा है, उसका रिफंड अगर बनता है तो वो हमें मिलना चाहिए। We सर have क्वेश्चन to- उसमें लेकिन क्वेश्चन किया तो कोई एडिशनल इनकम आनी सबसे पहले। मैं यही कह रहा हूँ सर, वहां पे अमेंडमेंट लाने के लिए कहना चाहिए, 139(8)A में अमेंडमेंट के लिए कहना चाहिए। जो एग्रीकल्चर वाला एग्जांपल दिया था ना सर आपने, तो जो किसान है अब उसकी कोई मुआवजे में जमीन गई है, एफडी करा दी, अब उसको पता ही नहीं है, वो तो अपनी तरफ से 15 और जी भर गया है। तो नेक्स्ट ईयर में जाके एफडी मैच्योर का नंबर आता है तब पता लगता है कि टीडीएस कटा है जी इसका। तो उन केसेस में जो है उन किसानों को जरूर नुकसान हो रहा है। तो सर यही तो कह रहा हूँ, उनके लिए हमें प्रोसीजर यही करना चाहिए कि 139(8)A के लिए रिकमेंडेशन ही डाल सकते हैं गवर्नमेंट की, रिफंड अलाउ कर दे उसमें रिलेटेड में भी। सर 119(2)B में कर सकते हैं उसको। नहीं 119(2)B में नहीं कर पाएंगे सर, उसके लिए तो परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। हाँ जी, परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से। जी जी। 2017-18 में उसने एक फर्म खोली क्लाइंट ने उसके, तो मई 2018 में उसकी डेथ हो गई। जी सर। तो 17-18 में उसका ऑडिट भी हुआ। जी सर। और रिटर्न भरने से पहले उसकी डेथ हो गई। जी सर। तो अभी क्या हुआ सर, अब उसकी वाइफ थी, मतलब वाइफ है। जी सर। तो उसका जो है उसके अकाउंट में 3 करोड़ 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कैश में हुआ था। जी। अब उसकी डेथ हो गई, अब उसके एडवोकेट ने ध्यान नहीं दिया, कोई मेल कोई होगा नहीं होगा पता नहीं। जी। तो अब क्या सर, उसकी डेथ के बाद जो है उसका 148 में प्रोसीजर चालू हो गया। जी। तो उसके बाद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो एक साल जितना भी टाइम लिमिट होता है वो, उसके बाद उसकी वाइफ ने जो है उसको किसी तरीके से मैसेज आया या कुछ, या उसको एडवोकेट ने बताया होगा कि ये तुम्हारा नोटिस है। तो वो फिर उसका आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके और उसका रिप्लाई दिया गया। जी। लेकिन उसके सर रिप्लाई को उन्होंने माना नहीं, उस पे डिमांड जो है 4 करोड़ 70 लाख रुपए की लगा दी। जी सर। तो अब सर इसमें जो है उसकी डेथ पहले हो गई। उनका कहना ये है डिपार्टमेंट वालों का कि आपने हमें जो है इंटीमेशन नहीं किया कि इनकी डेथ हो गई। इस पे तो बहुत सारे केस है, हर अपील में रिलीफ मिल जाएगा। अगर 148 का नोटिस आफ्टर द डेथ हुआ था जी तो पर्सन नॉन एग्जिस्टेंस है, उसमें तो बहुत सारे केसेस हैं, बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा आपको। जिस पर्सन को नोटिस इशू नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं सर। उनका कहना है कि आपको सूचना देनी थी जब डेथ हुई थी। नहीं, हर कोई सूचना देने की जरूरत नहीं होती हमें, इसमें कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है एसएससी का, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको बताना है। एसएससी नो ऑब्लिग, मेरा एक केस खुद हुआ है ये, उनको बताओ किस सेक्शन में देनी है मेरे को, नहीं देनी सर। नो प्रोविजन इज देयर। अब सर जैसे इन्होंने डिमांड ऑर्डर कर दिया तो इसमें अपील में ही जाना पड़ेगा। अपील में तो जाना पड़ेगा। नहीं रिलीफ तो अपील में ही मिलेगा आपको। नहीं रिट से बियॉन्ड जुडिशियल है सर, बियॉन्ड जुडिशियल है सर, रिट का केस है, फिट केस है सर। नहीं सर, अल्टीमेटली डेड पर्सन को अगर आपने नोटिस इशू किया है सर, उसमें जुडिशियली एक्वायर नहीं गया मेरे ऊपर सर।
हाँ बिल्कुल जुरिस्डिक्शन नहीं है, जुरिस्डिक्शन तो ठीक नहीं कह है, रहे हैं लेकिन अजय जी, रिट में बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। आपको 20% की आप जमा कहाँ से कराएंगे सर? जमा कराने की जरूरत ही नहीं है सर, वो नोटिस ही इनवैलिड हो गया ना। जब भी तो करो रिट, जब भी तो मैं रिट कह रहा हूँ सर, नहीं तो जब तक अपील का ऑर्डर नहीं आता है एओ परेशान करेगा ना, वो 20% का है परेशान करेगा कहेगा। सर। तो सर हाई कोर्ट पे ही जाएगी ना। हाँ रिट ऑब्वियस सर। हाँ हाई कोर्ट, वही तो मैं कह रहा हूँ। सर सभी को नमस्कार। एक क्वेरी मेरी है, जो नई इंडस्ट्री लगती हैं उनको कैपिटल सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी मिलती है कुछ अगले सालों में जी बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, जी, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी में उसके, और जो SGST का पेमेंट होता है उसके रेशियो में रिफंड आता है। ये कैपिटल एसेट से रेवेन्यू एसेट से? सर अगर कैपिटल एसेट पे मिली है तो कैपिटल रिसीट है, कोई रेवेन्यू ग्रांट है तो रेवेन्यू ग्रांट है। प्लीज आप एक बार और दोबारा देखें, ये इन्वेस्टमेंट जो प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग में किया है उसके रेशियो में फिक्स की जाती है जी, और पेमेंट होता है जो GST का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, उसमें SGST का जो कंपोनेंट पे करते हैं उसमें 90% वापस मिलता है अगले 5 सालों तक जी। तो ये कैपिटल रिसीट्स रहेगी या रेवेन्यू रिसीट्स रहेगी? रेवेन्यू कैश पे मिलता है क्या आपके क्रेडिट लेजर में आता है? वो कैश में मिलता है सर। सर इसका जो सर मेरे हिसाब से तो कैपिटल रिसीट है सर, ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है। तो इसका सोर्स जो जेनेरिस ऑफ जो सब्सिडी है, इट इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल प्लांट मशीनरी। ओनली फॉर द यूटिलाइजेशन, जो इसका यूटिलाइजेशन इसका रेवेन्यू फॉर्म में हो रहा है, बट इसका जो जेनेरिस ऑफ द सब्सिडी है इट इज बेस्ड ऑन द कैपिटल एसेट। आई थिंक दिस इज माय व्यू। 100% कैपिटल रिसीट सर। थैंक यू टू ऑल सर। तो इसको हम अपनी कैपिटल की अमाउंट में से रिड्यूस करेंगे, मतलब नहीं सर, 43 एक्चुअल कॉस्ट 43 में डील करेगा सर। अगर वो लैंड बिल्डिंग में करता है, आप डेप्रिसिएशन को डील करते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है अगर कोई आपको सब्सिडी मिलती है, कोई बेनिफिट होता है, तो यू विल रिड्यूस द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगा इस पे, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगा इन प्लांट एंड मशीनरी सर, जिस एसेट पे मिली। थैंक यू सर, थैंक यू सर। टू आंसर टू ऑल। शिव गोपाल जी अपना अनम्यूट कर लीजिए। शिव गोपाल जी, जो नोटिस, जो स्कूटनी का नोटिस है उसमें ये कैसे पॉइंट आउट हो गई कौन सी स्कूटनी हमारी जो है लगी हुई है? सर उस पे मेंशन होता है, स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है। अगर लिमिटेड स्क्रूटनी है तो उस पे लिखा होगा क्लियरली नोटिस में। 143(2) का जो नोटिस आएगा उसमें क्लियरली मेंशन होना जरूरी है कि कौन सी स्कूटनी सिलेक्ट हुई हमारी। जी जी। ओके सर, थैंक यू। नगीन गर्ग जी, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। जी सर। सर अभी जैसे 26 AS में एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात हो रही थी जी, तो उसमें हमारी एक पार्टी का 2021-22 असेसमेंट ईयर में 11 लाख रुपए की एंट्री एक्स्ट्रा आ गई जी, और हमने उसकी मेल वगैरह भी करी, पार्टी से भी कराई, जिसको जो पार्टी की आ रही थी वहां पर वो गया भी, उससे वो भी कराई, लेकिन अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट होती रही 31 मार्च तक। ठीक है सर। 31 मार्च को हमने रिटर्न फाइल कर दी, वो 11 लाख रुपए की एंट्री छोड़ दी। ठीक है जी। उसके बाद में उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, हमने जो रिटर्न फाइल करी उसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी। और जो हमारा TDS उसमें जितना था वो हमारा कर दिया उन्होंने। ठीक है जी। तो क्या 11 लाख रुपए का ये इन फ्यूचर भी कर सकते हैं उसको जो एडिशन है? नहीं, आपको रिफंड आ गया ना? रिलेटेड है नहीं वो, उन्होंने कोई क्वारी का हमारे को रिप्लाई भी नहीं किया। सर अगर रिफंड आ गया तो ठीक है, प्रोसेस होगी आपकी रिटर्न। रिफंड तो खैर जितना जो 200-400 रुपए का क्योंकि अमाउंट था तो वो उसके टैक्स में चला गया, एडजस्ट हो गया वो। रिफंड तो खैर कुछ नहीं था उसमें। जो 200-400 रुपए था वो 1000 रुपए के उसके साथ में अब आ रही है अभी 26 AS में आ रही है अभी। अब तो मैंने खैर उसका नहीं देखा वो एंट्री। अगर अब नहीं आ रही तो फिर कुछ नहीं है, अगर बाद में रिमूव होगी फिर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा डिपार्टमेंट। नहीं, क्योंकि उसमें जो है ना उन्होंने ऑर्डर तो पास कर दिया, उन्होंने उसका इंटीमेशन नहीं, ऑर्डर के बाद तो 148 कर सकते हैं ना सर। अच्छा 148 कर सकते हैं। ओके, आगरा से उसमें एडिशन कर सकते हैं उसमें। तो उसमें ये देख रहा 26 AS में अभी आ रही है या नहीं आ रही। हाँ जी, वहां चेक कीजिए, वहां से रिमूव हुई है।
ओके, तब मिलेगा रिलैक्सेशन। जी सर। चलो सर, देखते हैं। आपकी जैन साहब का कोई क्वेश्चन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है, काफी पूरा लीडिंग ये सीए है आगरा के। जैन सर बोलिए सर, क्या है ऐसी जैन साहब? हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो है जैसे आपने बताया कि जो 36 वाला एडिशन है ईएसआई ईपीएफ का जी, ये जो क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आता तो एडिशन नहीं हो सकता है जी। अगर ये एडिशन करते भी हो, अगर मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या ब्रॉड नहीं सर, फॉरवर्ड मैंने डेप्रिसिएशन कहा आ रहा है 143 1A में नहीं एडिशन होगा। तो वो अगर कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन उससे तो फिर एडजस्ट करना ही चाहिए ना उनको, सीधा सीधा टैक्स थोड़ी लगा देंगे। हाँ, वो तो कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन तो ऐड हो गई होगा, तो उसे एडजस्ट कर देंगे ना। अगर मेरा कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन हाँ जी, है हाँ जी, बिजनेस और इनकम है एडिशन सर आपने वो। कर दिया तो उसको तो सेटअप करें कम से कम। हाँ, वो हेड ऑफ करेंगे सर। लेकिन वो 143 बनने में वो जो सेटअप नहीं करते हैं, और अगर वो 154 तो ऑनलाइन 154 में लगाते अप्लाई हैं कर दो। तो वो जो है उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं। हर 154 में रेक्टिफिकेशन डाल लो हर आप। नहीं वो डाल लिया, रिजेक्ट कर दिया। और ये दोबारा जो जाओ वो है, हर जाओ एक्चुअल में कहता है क्या मेरा है, पावर नहीं है रिवाइज करने की। आपकी बात तो ठीक है, हाँ पावर तो है, लेकिन रेक्टिफिकेशन में आप डालो, वो हम गलती करते हैं, कोई ना कोई बार रेक्टिफिकेशन हो जानी चाहिए। वो तो नहीं आप वो 4 नहीं हो रही। साल मैं तक 2-3 जितनी बार बार लगा मर्जी दी, कर सकते रिजेक्ट हो। हो गई। फिर मैंने जाओ से बात की, बोले अभी 22-23 के लिए हमारे पास वो जो है नहीं है, वही करेंगे। अभी हमारे यहाँ भी नहीं हो रही है, 21-22 तक हो रही है। तो वेट ही करना पड़ेगा हर, फिर जब आ जाएगी फाइल। हाँ। लेकिन अब अब सीधी एप्लीकेशन से लगा दो नहीं, उसको। इसकी अपील फाइल करते सीआईटी अपील की। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि ये तो एक सरासर गलत है ना कि आपने एडिशन कर दिया। अगर बिल्कुल मेरे बिल्कुल चलो एक बार बिल्कुल कर एडिशन सकते नहीं हैं। बनता है, लेकिन 143 एडिशन करें तो ये आप जो मेरा अपीलेबल है। कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है या लॉस है वो तो सेटअप मिलना ही चाहिए ना। बिल्कुल मिलना चाहिए, हर अपील करो आपको मिल जाएगा 100%। सर रिलीफ तो अपील में ही मिलेगा सर। नहीं दीपक जी बता रहे हैं प्रैक्टिकल इशू है ना, अपील में मिलेगा। नहीं सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और अभी जैसे हम अगर जो है जब हमने ये भी रिटर्न हम भरा डिस्कस कर रहे थे उस अभी। वक्त 26 AS में जो है टीडीएस नहीं आ रहा था, और बाद जी। में टीडीएस आ गया। अब वो कहते हैं आपने रिटर्न में क्लेम नहीं किया, हम उसका बेनिफिट नहीं देंगे। तो 154 कर लो ना सर उसमें भी। वो 150 वो भी नहीं मानते हैं ना, कहते हैं वो आपने रिटर्न में क्लेम नहीं किया ना, हम नहीं देंगे। नहीं, आपने इनकम दिखाई हुई है, कोरस्पोंडिंग इनकम। टीडीएस की बात ना करो, करस्पॉन्डिंग उसकी इनकम तो इनकम जो दिखाई बैंक हुई से है। टीडीएस कैश डिपॉजिट पर जो है अगर जो है कटा है तो इनकम कहाँ से आएगी उसकी? टीसीएस हाँ, टीसीएस फिर तो में मिलेगा, कटा है हर रिफंड मिलेगा, ऑटोमेटिकली मिलेगा आपको। दोबारा आप करो 154, तो हम 50% 100% आएगा रिजेक्ट कर हर। देते हैं ना। जैसे वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि आपने जो है ओरिजिनल रिटर्न में नहीं दिखाया, इट इज नॉट एपरेंट। सर वन टीडीएस क्रेडिट के लिए 2 साल उन्होंने परमिशन दे रखी है। अगर टीडीएस कटा है और आपका रिटर्न आपने 26 में अपील नहीं कर सकते, आप उसको 2 साल तक क्लेम कर सकते हैं। वो 154 में अमेंडेबल है। अमेंडमेंट चलिए, अब वो जो है जाओगे होगा वो तो नहीं मानते, वो तो सर सबमिट जाओ ही नहीं नहीं होता। मानेगा, अगर आप आप ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन फाइल कीजिए, मान जाएगा। 154 नहीं कीजिए। सर ऑनलाइन एक्टिविशन जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं जाएगा रहा ही है, नहीं सर, वो जाएगा नहीं सर, जाएगा नहीं। 154 ऑनलाइन नहीं जाएगा जाएगा। कारण सर? सर वो नहीं जा लेता रहा ही सर, नहीं नहीं है जा रहा उसका। वो। हाँ वो वो ये सही ऑनलाइन कह देखते रहे हैं, जाता ही नहीं है। 154 नहीं जा रहा उससे। मेरे भी सर कुछ केसेस है 154 जा ही नहीं रहा है फेसलेस पे। हाँ, नहीं जा रहा वो, आपने क्लेम नहीं किया, हटा दो तो उसको। आप उसको लिख दो ना, मेल पे डाल दो, जुरिसडिक्शनल एओ को डाल दो, 6 महीने में उसने जवाब देना ही देना। अमाउंट कितना इन्वॉल्व है सर? अमाउंट कितना इन्वॉल्व है अमाउंट तो जो है 8-10 हजार होगा, कोई ज्यादा नहीं है। सर? छोड़ दीजिए फिर। सर उसमें मैंने एंट्री देख ली 26 AS में है, अभी जैसे चल रहा था डिस्कस, तो वो उसने एंट्री माइनस की पास कर दी है। तो क्या माइनस अब कर दिया ना? उसमें, हाँ माइनस की पास कर दिया बस ठीक है, फिर तो ओवर हो गया आपका मामला। हाँ ओवर हो गया ना मामला फिर वो। हाँ जी, अब आपके कहने से मैंने उसको तुरंत बोल कर देगा, तो ठीक है। माइनस की एंट्री पास हो गई। किसी भाई को तो सोल्यूशन मिलना चाहिए सर। थैंक यू। अच्छा अजय बोथरा साहब कैलकाटा। नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर एक तो क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, हाँ जी। मतलब 12 साल हो गए जी अब सेल टैक्स डिपार्टमेंट वाला बोलता है कि तुम्हारा 2 रिटर्न बाकी है, जी। अब क्या होगा? सेल टैक्स का हर मेरे को कुछ नहीं आता। हर संजय आप बता दीजिए। लांबा साहब, ये एसपी जैन साहब कुछ पूछ रहे हैं, एक मिनट उनका साइड कुछ और क्वेरी दी है, एक मिनट बात कर लिए। जैन हाँ साहब जी, बोलिए जैन सर। जैन साहब बोलिए। आई थिंक कंप्लीट हो जैन गया। साहब बोलिए प्लीज। जैन साहब लेफ्ट कर गए। है तो सही, लेकिन शायद
आवाज नहीं आ रही उनकी। नहीं है, नहीं है सर। अच्छा नहीं आ गया। अच्छा है, अनम्यूट कर लीजिए साहब, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सॉरी, अनम्यूट था मैं। ये जो है जो ESI EPF का जो एडिशन हुआ 143(1)(a) के अंदर जी और उसके बाद 154 किया कि इट इज नॉट रेफरेंट, तो हमें ऑर्डर की अपील 154 वाले ही करनी चाहिए या 143(1)(a) की करनी चाहिए? 143(1)(a) में ऑर्डर हुआ ना, तो उसी की करोगे ना। अब उसका अगर टाइम निकल गया, अगर हमने 154 मूव की है, ठीक हो जाएगा। अब 4 साल होता है टाइम, 4 साल थोड़ी निकल गए होंगे। नहीं CIT अपील के लिए 30 डेज में करना पड़ता है ना। CIT अपील अब 154 की बात कर रहे हैं ना सर। नहीं 154 तो रिजेक्ट हो गया, अब हम अपील 154 करेंगे। हाँ तो जो नया ऑर्डर पास हुआ उसका देखिए आप, नहीं तो कंडोनेशन डिले हाथ में लगा दीजिए। 154 में तो कोई जो है 154 में यही चैलेंज करते हैं कि ये एडिशन है, ये इन्होंने नहीं करा है। अब 143(1)(a) में तो 154 में एडिशन तो हुआ ही नहीं, एडिशन तो 143(1)(a) में हुआ ना। हाँ मान गया आपकी बात, लेकिन 154 की आपकी रिजेक्ट होगी, तो आप रिजेक्शन के अगेंस्ट भी तो जा सकते हैं कि मिस्टेक अपीयरेंस फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो 154 में ही जाना चाहिए मतलब आपका ये है। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। रुपेंद्र तंड। नमस्कार सर। जी सर। एक ही SSC के 3 केस हो गए 148 में जी, अलग अलग साल, ठीक है जी। तो उन्होंने असेसमेंट 17-18 में क्या किया, 69A में एडिशन कर दी 4 करोड़ की, वही 5 करोड़ रुपया टैक्स बना दिया उसका जी। वो उसमें कोई बुक्स अकाउंट नहीं थी, उन्हें जनरल रिटर्न भरी थी। वो पर्सन इज इंडल्ज इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग ड्राफ्ट। यहाँ पर पंजाब में, लुधियाना में ना ये पॉसिबिलिटी है कि जो होजरी वाले ड्राफ्ट बनाते, हर किसी के एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो हमने दिया भी, तो उन्होंने जितने कैश बैंक में जमा होते सारे को वो लेके 69 में एडिशन कर दी। एक ने तो ये कर दिया। ठीक है, तीनों केस साथ साथ चल रहे हैं। हालांकि उसमें मैंने डेट मांगी थी, डेट का कुछ रिजेक्शन नहीं की, डेट कोई एक्सेप्टेशन नहीं दी और ऑर्डर पहले पास कर दिए। ठीक है जी। दूसरे उसी के 2 साल और थे, 16-17 और 15-16। ओके जी। तो 15-16, 16-17 में क्या किया, तो मुझे तो पता नहीं फेसलेस में कौन है, ये हुआ कि तीनों एक बंदे के पास केस है कि तीनों लग के पास है, क्योंकि नोटिस बिल्कुल सेम थे। ठीक है जी। जो आए थे वो बिल्कुल सेम थे। ठीक है सर। 2 सालों में उसने उसके ऑर्डर 5-7 दिन बाद किए, उसमें एडोक एडिशन कर दी 8% लगाकर। सेम कैटेगरी, कोई केस में कोई फर्क नहीं है, 8% लगा के एडिशन कर दी। उसके साथ 271B का भी नोटिस इश्यू कर दिया। ठीक है जी। 271B इस केस में है, अगर एडिशन भी एडोक कर रहे हैं, 271B भी इशू कर रहे हैं साथ में कि नॉन ऑडिट का। और मैंने तो अपनी 2 लाख की रिटर्न भरी थी बस, और कोई चक्कर नहीं था उसमें। नहीं सर, 271B तो ऑडिट के लिए ही लगती है। हाँ, तो एक तो डॉग एडिशन कर रहे हैं, करोड़ की डॉग एडिशन कर दी तो 2 सालों में। 271B भी इशू कर दिया। चलो एडिशन के ऊपर तो मैं चले जाऊंगा अपील में, 271B के लिए रिप्लाई भी देंगे, फिर उसके लिए अलग से अपील देनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन वो गलत हो जाएगा ना आपका। हाँ, तो वो मैं अब देखो ना, एक बंदे के 3 केस हैं। एक 69A में कर दी एडिशन, उसी के 2 साल प्रीवियस ईयर सेम लाइन ऑफ बिजनेस, सेम वही आप क्लू लो ना, उसमें भी पुराने सालों में ये सेम केस था, सेम इशू था, उसमें तो अडोक का एडिशन कर रहे हैं, इसमें ऐसे कर रहे हैं, तो 69A तो लग ही नहीं सकता। उसमें ये हुआ ना कि 17-18 में कर दी 69A, दूसरे में एडिशन कर दी 8% लगा के, वो भी कई करोड़ में होगी। कई करोड़ में होगी सर। 8% तो तभी लगेगा जब 2 करोड़ से नीचे है, उसके बाद तो खत्म है। तो वो 8% ही लगा के उन्होंने वो लगा दिया। उसके बाद 271B भी करी जा रहे हैं। और साथ में ये वही केस है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बेस पे दोबारा खोले थे इन्होंने 3 जून 2022 को वो लेके। तो इसमें फिर ये 271B इशू कर सकते हैं। उसमें बुक्स अकाउंट भी स्पेसिफिकली रिजेक्ट, बुक्स अकाउंट है ही नहीं, रिजेक्ट क्या करनी है। नहीं, अपने रिटर्न में क्या लिखा हुआ है, ऑडिट हुआ था क्या, नहीं हुआ था, क्या नहीं, भरा था? कोई ऑडिट नहीं है सर। उसकी थोड़ी सी कपड़े की सेल थी और नहीं, ITR 3 भरा था, क्या भरा था? ITR उसका 3 गया था, 44 AD वाला नहीं था। ITR 3 की वजह से कर रहे हैं। वहां पे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे टिक कर रखा होगा। नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट नो अकाउंट केस में गई हुई है सर। नहीं, वहां पे टिक देखो ITR पे क्या गया हुआ है, जो गई है वहां। सर नो अकाउंट केस में गया है ना, नो अकाउंट केस। आप कह रहे हो ना नो अकाउंट केस में गया है, वहां पे एक पूछता है
whether books of account maintained और ऑडिट होना था, यस तो नहीं कर रखा वहां पे, गलती से रह जाता कई बार। नहीं यस नहीं है उसमें। आप एक बार वो एक्सएमएल डाउनलोड करके देखो, ठीक है, मेरे को डाउट है वहां पे। ठीक है जी, पर वो एक बार एक्सएमएल डाउनलोड करके देखो। उसी ने थर्ड केस में कुछ नहीं किया, जिसमें 69 है की, उसमें 271 भी नहीं इशू की। उसमें तो लगेगा ही नहीं ना, उसमें तो उसने अदर सोर्स की इनकम मान ली। वो बैंक जो बैंक में है क्रेडिट है उसको बुक्स मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, बैंक में क्रेडिट्स हैं जो भी सारे बुक्स हैं, उसके व्यक्ति तो एडिशन कर ही सकते हैं। ठीक है सर। तो हाई पिच असेसमेंट वो नहीं कर सकते थे, वो क्या कहते हैं जिसमें मैक्सिमम हमारा वो हो जाता था, पहले करते थे कैश डिपॉजिट जमा, पीक असेसमेंट वाला। सर कल तो बहुत पूछ सकते हैं। 9355 37 37 16 16 39। ओके सर। ओके सर, थैंक यू, गुड बाय। ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। अच्छा लगा, अगली बार फिर आपको नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जरूर सर, जरूर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर।